गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फेंग एल्डर टियानी से पंगे ले लेता है। इसकी वजह से एम्परर फू के ऊपर अटैक होता है। साथ ही साथ उसको उसके जॉब से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद एम्परर फू, एम्परर मिंग दोनों के दोनों सक्लूजन के अंदर चले जाते हैं। साथ ही साथ लू फेंग एंड एम्परर क्विंग ये दोनों भी सक्लूजन के अंदर चले जाते हैं। अब आगे देखने के लिए मिलता है लू फेंग क्रॉस लेग करके अपना कल्टीवेशन कर रहा था। जैसे ही लाइफ एंड डेथ के बारे में सोचता है, जैसे उसके आसपास हम लोग को इनविजिबल फोर्स देखने के लिए मिलता है, जो कि कुछ पैटर्न्स को फॉर्म कर रहा था। पैटर्न्स को सुप्रीम रूल्स के द्वारा गवर्न किया जा रहा था। यहाँ पे एट द एंड एक इंक्रेडिबली पावरफुल डोमेन फॉर्म हो जाता है। लू फेंग का जो डोमेन फॉर्म हुआ था, उसकी अनडाइंग ब्लड सी बॉडी डोमेन से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो जैसे अपने हाथों को आगे करता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उसकी एक उंगली के ऊपर आसपास का जितना भी फोर्स था, जितने भी डाउस थे, एक जगह पे कलेक्ट होने लग जाता है। जहाँ जहाँ से लू फेंग की फिंगर घूम रही थी, वहाँ का जो स्पेस था वो पूरी तरीके से फट जा रहा था। एंड स्पेस के अंदर काफी सारे मिस्टीरियस पैटर्न्स हम लोग को देखने के लिए मिल सकते थे। लू फेंग इस पावर को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके फिंगर का एक कैजुअल जेस्टर की जो पावर थी वो उसकी उस पावर से काफी ज्यादा थी जब वो सक्लूजन के अंदर बैठा था। सिंपल मूव्स के बाद लू फेंग को अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा लग चुका था। पता चल चुका था कि उसके इस बार के गेम्स कितनी ज्यादा अलग लेवल के हैं। लू फेंग ने काफी ज्यादा मेहनत से इन दो डाउस को एक साथ जोड़ा था, लेकिन लाइफ एंड डेथ डाउस लू फेंग की सुटेबल टेक्निक्स के कारण की जो मिस्ट्रीज थी वो काफी ज्यादा प्रोफाउंड लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी। लेकिन जो लू फेंग था वो ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था लाइफ एंड डेथ डाउ के अंदर। अभी भी उसका सक्लूजन खत्म नहीं होता। लू फेंग अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा पुश करता है। साल और बीतते हैं। काफी ज्यादा वास्ट नंबर ऑफ लो लेवल होने वाले लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करने के बाद जो लू फेंग की इनसाइट सी लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके साथ लगभग 60 एपॉक्स बीत जाता है एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन था वो ऑलरेडी मिड स्टेज गॉड एम्पर लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। इस लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद जो लू फेंग होता है वो फाइनली एक लंबी सांस लेता है। वो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे रोक देता है। उसका लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ये दोनों के दोनों ऑलरेडी मिड स्टेज के ऊपर पहुंच चुके थे। लू फेंग का लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन दोनों मिड स्टेज गॉड एम्पर के ऊपर पहुंच चुके थे, तो उसका जो नेक्स्ट गोल था लाइफ एंड डेथ डाउ के फाउंडेशन को मिड स्टेज तक पहुंचाना था। ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट स्टेप था के अंदर उसे इन सारे डाउस को फ्यूज करना पड़ रहा है। के बाद काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी लू फेंग को सक्सेस नहीं मिलती। लू फेंग को फील होता है कि उसकी जो अनडाइंग ब्लड सी बॉडी है के अंदर काफी सारी कमियां है, तो इसलिए जो लू फेंग होता है वो अपनी अनडाइंग ब्लड सी बॉडी को पूरी तरीके से तोड़ देता है, उसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू करता है। बाद जो उसकी अनडाइंग ब्लड सी बॉडी होती है वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरती है। जब लू फेंग अपने ब्लड सी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है उसके बाद उसके लिए सारी की सारी जो प्रोसेस होते हैं वो काफी आसान बन चुके थे पहले के कंपैरिजन के अंदर। लू फेंग मन ही मन सोचता है सीनियर युआन पूरी तरीके से सही थे, पर मैं किसी और के मेथड्स को यूज करता हूँ, भले ही वो टेम्पररी मेरे लिए सुटेबल हो, लॉन्ग टर्म के अंदर मैं कुछ भी एकोमुलेट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि गाइस भले अगर लू फेंग किसी इनहेरिटेंस को प्रैक्टिस कर लेता है, उसको प्रैक्टिस करके वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उस इनहेरिटेंस को किसी और बंदे ने बनाया। लू फेंग उसके पाथ के ऊपर चल रहा है। जब हम किसी और के पाथ के ऊपर चलते हैं तो डेफिनेटली जिंदगी में एक दिन जरूर ऐसा आता है जब आप एक डेड एंड के ऊपर पहुंच जाते हो, वहां से आपको कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन अगर वो खुद के पाथ के ऊपर चलेगा वो अपना पाथ खुद बना सकता है। ये काम भले काफी ज्यादा स्लो है लेकिन काफी ज्यादा इफेक्टिव है। गाइस आप लोगों को याद होगा कि जब लू फेंग अर्ली स्टेज गॉड एम्पर लेवल के ऊपर था अभी वो ऑलरेडी लेट स्टेज गॉड एम्पर जितनी स्ट्रेंथ को एक्सर्ट कर सकता था। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लेट स्टेज गॉड एम्पर को हरा सकता है, लेकिन वो उसके साथ आराम से फाइट कर सकता था। एंड अभी जब लू फेंग मिड स्टेज के ऊपर आ चुका है वो आराम से लेट स्टेज गॉड एम्पर को हरा सकता है, हाफ उनियन लेवल के बीइंग के साथ फाइट कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर बैठा रहता है हुआंग सिटी के। बाद वो उठता है एंड जैसे वो बालकनी के अंदर जाता है उसके सामने पूरी की पूरी वास्ट हुआंग सिटी थी जो कि एक क्लॉक के ऊपर थी। लू फेंग इस फरी क्लॉक की तरफ देखता है एंड स्माइल करता है एंड कहता है वक्त आ चुका है इस क्लॉक को ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर लेके जाने का। क्योंकि गाइस लू फेंग हुआंग सिटी की फॉर्मेशन को चेंज करने वाला है। पहले जो इनेट क्लॉ ट्रेजर था तो हुआंग सिटी को प्रोटेक्ट करता था, अभी लू फेंग इस क्लॉक को अपने साथ रखना चाहता है, यानी कि वो उसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर लेके जाना चाहता है। फेंग के एक सिंगल थॉट के साथ वो जो मैसिव क्लॉ होता है वो तुरंत गायब हो जाता है। जैसे वो गायब होता है पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर खलबली सी मच जाती है। मन सी बात है सारे के सारे मेजर फैक्शंस ने इस चेंज को नोटिस किया था। वो जो क्लॉ की 5 फिंगर्स थी वो 5 माउंटेन जैसी दिखती थी, लेकिन अभी वो पांचों के पांचों माउंटेन्स कहीं पे गायब हो चुके थे। के बाद जो लू फेंग होता है वो एक एरे डायग्राम का यूज करता है। एक एरे डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए वो एक कैजुअली ऑलिक्सरी फॉर्मेशन वहां पे क्रिएट करता है। जो फॉर्मेशंस थी के अंदर नेचुरल एनर्जी का फ्लो था हेवन और अर्थ का, के कारण एक सुटेबल एनर्जी साइकिल फॉर्म हो रही थी। गाइस ये जो पावर थी फॉर्मेशन की आराम से ओरिजिन कॉन्टिनेंट की अपर लिमिट्स तक पहुंच पा रही थी। शायद से इतना मोर देन इनफ है। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे मुरुशा भी आ जाता है। लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है मास्टर आप क्या कर रहे हो। लू फेंग कहता है जस्ट हुआंग सिटी की फॉर्मेशन को रिप्लेस कर दिया है। के बाद जो मुरुशा होता है वो जैसे लू फेंग के राइट हैंड के अंदर देखता है उसे वो फरी क्लॉ देखने के लिए मिलता है। उसे इंस्टेंटली समझ जाता है कि जो लू फेंग है वो इस फरी क्लॉ को अपने साथ लेके जाना चाहता है। अभी अचानक से लू फेंग के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं। उसे एक सर्टन जगह से काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स महसूस होता है। फेंग मुरुशा की तरफ देखते हुए कहता है मुरुशा अभी के लिए तुम जा सकते हो, ऐसा लगता है कि हमसे मिलने के लिए कुछ गेस्ट आया है। समझ जाता है एंड वो यहाँ से चले जाता है। मुरुशा ने भी काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर फील किया था हुआंग सिटी के बाहर से। लू फेंग देखता है तो जो 5 विजिटर्स थे ये और कोई नहीं, यांग फेंग एंसिस्टर, थंडर एंसिस्टर, टाइम स्पेस ओल्ड डीमन, 2 रिलम पैलेस मास्टर और 10,000 लॉ
टॉप पवेलियन मास्टर थे, यानी कि वो 3 एलियन रेसेस के हेड, साथ ही साथ हमारे 2 एशियन कंट्रीज के लॉर्ड सारे के सारे सिटी के बाहर खड़े होकर इस पावरफुल फॉर्मेशन को देख रहे थे। डेफिनेटली इनमें से कोई भी अंदर नहीं आता। फिर अचानक से स्पेस फटता है, लू फेंग वहाँ पे अपीयर होता है। उसके बाद लू फेंग इन सभी लोगों को गेस्ट रूम के अंदर लेके जाता है। फिर लू फेंग के कैजुअली हाथ हिलाने से यहाँ पे एक बहुत लंबा सा टेबल क्रिएट हो जाता है, साथ ही साथ खाना, वाइन और काफी सारी और भी चीजें आ जाती है। जो टाइम एंड स्पेस ओल्ड डीमन होता है वो हंसते हुए कहता है, ऐसे ही तुमने अपने इन्हीं ट्रेजर को यहाँ से हटाया, हम सारे के सारे यहाँ पे तुरंत आ गए भागते हुए। फेंग समझ जाता है कि ये पांचों यहाँ पे क्यों आया। जो मास्टर ऑफ 10,000 लॉज होता है वो कहता है, लू है क्या आपने इस इनर ट्रेजर को हटा दिया, इसका मतलब क्या आप इसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर लेके जाने के बारे में सोच रहे हो? लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आप सभी लोगों के नजर में आ सकते हो। जो टू रिलम पैलेस मास्टर होता है वो कहता है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ कल्टीवेशन करते हुए, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी कम है, और तुम इस समय इस ट्रेजर को बाहर लेके जाते हो, मैं नहीं लगता कि तुम इसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम ये ट्रेजर हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो, पांचों में से जो भी तुम्हें सबसे अच्छी प्राइस देगा तुम उसे ये ट्रेजर बेच सकते हो। लू फेंग ये सारी बातें सुनता है, उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे कुल मिला के 6 लोग थे इंक्लूडिंग लू फेंग। उसे ऐसा फील हो रहा था कि लू फेंग यहाँ पे सबसे ज्यादा वीकेस्ट तो नहीं है, उसके बाद भी ये सारे के सारे उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहा है कि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर हो। गाइस इन लोगों को लू फेंग के ब्रेक थ्रू के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर पता भी चल जाता है तो लू फेंग ने बस अभी मिड स्टेट गॉड एम्पर लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू किया है, जिससे लू फेंग अभी क्वालिफाई हो गया है कि वो आराम से हाफ उनियन लेवल के बीइंग तक के साथ फाइट कर सकता है, यानी कि उन 2 एंसेस्टर्स के साथ। तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि युलान सिटी के अंदर के जो एल्डर्स है उनके बराबर की अभी लू फेंग की स्ट्रेंथ हो चुकी है। ये सभी के सभी लोग लू फेंग को बटरिंग कर रहे होते हैं, यानी कि एक तरीके से मक्खन लगा रहे थे उसका ट्रेजर बेचने के लिए। एट द एंड लू फेंग खड़ा होता है एंड कहता है, माफ करना, तुम सभी लोग जानते हो कि मेरे लिए ये ट्रेजर कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है इसे बेचने का। इस पहले लू फेंग को इस ट्रेजर की वैल्यू नहीं पता थी, अभी जब लू फेंग ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो उसे पता है कि उसका जो ट्रेजर है वो पूरी तरीके से इनवैल्यूएबल है। ये जो लू फेंग का क्लॉ है वर्ल्ड क्लास हुनियन लाइफ फॉर्म के बॉडी का एक हिस्सा है, डेफिनेटली ये बस एक सिंगल पीस है, स्टिल इसका जो फाउंडेशन है, जो कल्टीवेशन है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। कुल मिला के इस सिंगल ट्रेजर को भी कोई स्टडी करके पूरे के पूरे वर्ल्ड क्लास हुनियन लाइफ फॉर्म को कर सकता है एक तरीके से। ऐसी बात है जैसे कि गाइस लू फेंग लो लेवल के हुनियन लाइफ फॉर्म्स के लाइफ रेमिनेंट्स को रिफाइन करते हुए उनके बारे में स्टडी करता था। लू फेंग को इस तरीके के कुछ और ट्रेजर मिल जाते हैं, उनके पावर के साथ लू फेंग उन्हें रिफाइन करके आराम से काफी द पावरफुल ट्रेजर क्रिएट कर सकता है। के बाद लू फेंग के पास होप हो सकती है कि वो इस केज को ब्रेक थ्रू करे। लू फेंग ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर 2 ऐसे मटेरियल चुन चुका है, डार्क गोल्डन हॉर्न जो कि लू फेंग को ड्रीम डोमेन रिलम से मिले थे, ब्लैक बोन फ्रेगमेंट जो कि लू फेंग को टियानजू रिलम से मिली थी। इसके बाद कुछ टाइम तक और ये लोग लू फेंग को काफी ज्यादा मक्खन लगाने की कोशिश करता है, काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि लू फेंग कन्विंस हो जाए उसके ट्रेजर को बेचने के लिए। एट द एंड लू फेंग कहता है, तुम सब लोग मुझे मक्खन लगाना बंद करो, इसे नहीं बेचने वाला। उसके बाद सारे के सारे लोग शांत हो जाते हैं। अभी जो ओल्ड डीमन ऑफ टाइम एंड स्पेस होता है जोर से हंसता है एंड हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर अभी तुम्हारा मन नहीं है तो जब भी तुम्हें इसे बेचने का मन करे डेफिनेटली हमारे पास आ सकते हो। ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा पुराने खिलाड़ी थे इस खेल के, वो लोग जानते थे कि इस वक्त जो लू फेंग है वो काफी ज्यादा वीक है, उसे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी आज लू फेंग को इस ट्रेजर को बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर लू फेंग को इस ट्रेजर को बेचने की जरूरत पड़ जाए। एंड ये लोग काफी ज्यादा पेशेंट लोग थे, टाइम की कोई भी परवाह नहीं है, 1000 2,000 साल तो इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद फाइनली एट द एंड ये सब लोग दारू पीते हुए थोड़ी बहुत बातें करके यहाँ से निकल जाते हैं। फिर रात लू फेंग इमॉर्टल हार्ट और पाम वर्ल्ड को लेके यहाँ से निकल जाता है, यानी कि वो हुआंग सिटी से निकल के 9 रिवर होली रिलम की तरफ निकल पड़ता है। फर्स्ट टाइम था जब लू फेंग अकेले 9 रिवर होली रिलम के अंदर ट्रेवल कर रहा था। फाइनली लू फेंग उन बबल्स के थ्रू ट्रेवल करते हुए एक माउंटेन के पास आता है। इस माउंटेन से आप लोगों को पता होगा कि लू फेंग को एक बोट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शायद से 1 सेंचुरी में 1 बारी आती है। इस बार लू फेंग सोचता है वो खुद के बोट के अंदर आगे जाएगा। आपको याद होगा गाइस ओल्ड डीमन ऑफ टाइम एंड स्पेस था, उसने लू फेंग को एक शिप दी थी एम्परर युआन के उन 2 ट्रेजर्स के बदले। उस टाइम उस बुड्ढे ने लू फेंग को ये बताया था उसकी ये जो शिप है ये एम्परर युआन के उन ट्रेजर से काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। गाइस जब आज लू फेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो उसे अंदाजा लग चुका है डेफिनेटली ये जो शिप है इसकी जो प्राइस है वो लगभग 1 लाख हुनियन क्रिस्टल के आसपास है, और जो ट्रेजर लू फेंग ने एम्परर युआन के उस बुड्ढे को बेचे थे उनकी कीमत लगभग बस 20,000 हुनियन क्रिस्टल्स के आसपास थी। ट्रेड के लिए डेफिनेटली लू फेंग उस बुड्ढे का काफी ज्यादा एहसानमंद था, लेकिन लू फेंग किसी का भी फायदा उठाना नहीं जानता, इसलिए वो मनी मन डिसाइड कर लेता है डेफिनेटली टाइम आने पे इस बुड्ढे का कर्ज अपने सर से उतार देगा। ये बात जो लू फेंग होता है वो जैसे अपने हाथों को वेव करता है उसके हाथों के अंदर एक ब्लड ड्रॉप आ जाता है, एंड जैसे ही वो उस ब्लड ड्रॉप को अपनी उंगली से दूर फेंकता है वो जो ब्लड ड्रॉप होता है वो एक शिप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डेफिनेटली ये जो शिप थी ये काफी ज्यादा मैसिव थी। लू फेंग तुरंत इस शिप के अंदर चले जाता है। शिप के अंदर जाने के बाद लू फेंग को ऐसा फील हो रहा था लू फेंग आराम से इस पूरी की पूरी शिप को कंट्रोल कर पा रहा है, कि एक तरीके से लू फेंग इस शिप को उसकी पूरी पोटेंशियल के साथ यूज कर पा रहा था। इससे लू फेंग को एक चीज रियलाइज होती है ये जो ट्रेजर है ये लू फेंग के लिए सुटेबल नहीं है। गाइस लू
लू फेंग इस ट्रेजर को पहली बार इस्तेमाल कर रहा था। पहली बारी में लू फेंग ने इसे उसकी पूरी फुल पोटेंशियल तक एक्टिवेट कर दिया। ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये जो ट्रेजर है ये इतना पावरफुल नहीं है एंड इसलिए लू फेंग इसे उसकी पूरी फुल पोटेंशियल तक इस्तेमाल कर पा रहा है। लेकिन वही अगर आप स्टार टावर और बाकी ट्रेजर्स की तरफ देखोगे, लू फेंग आज भी उन्हें उनके फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पाता। इसलिए वो लू फेंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो हमेशा लू फेंग के कल्टीवेशन के अंदर उसके काम आते रहते हैं। हाल के लिए लू फेंग के पास जो होता है वो उसका इस्तेमाल करके युलान सिटी की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो रास्ते में जाते जाते सोचता है कि इस शिप को ये पहली और आखिरी बार इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद वो इस शिप को वापस से इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अपने लिए एक नई शिप खरीदेगा। वही रास्ते में लू फेंग को कुछ लो लेवल के हुनियान बींग्स भी मिलते हैं, लेकिन लू फेंग उन सारे बींग्स को अवॉइड करते हुए डायरेक्टली युलान सिटी की तरफ निकल पड़ता है। टाइम के बाद जो लू फेंग होता है वो युलान सिटी के अंदर पहुंच जाता है। वो उसके बाद युलान सिटी के कोर रीजन के अंदर चले जाता है, जहाँ पे जनरली काफी सारी शॉप्स एंड काफी सारी चीजें है। लू फेंग एक मर्चेंट के पास जाता है, यानी कि एक दुकानदार के पास। ये लू फेंग का पहचान वाला था। वही जैसे ही लू फेंग उस जगह पे जाता है, तभी उस दुकान का जो मालिक होता है वो भागते हुए आता है, लू फेंग को ग्रीट करता है। लू फेंग ने जब से उन स्ट्रेंज शॉप के लोगों को मारा था, उनके साथ 1v4 किया था, जो लू फेंग की इज्जत थी वो पूरी युलान सिटी के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगर देखा जाए तो जो लू फेंग था वो पूरी के पूरी युलान सिटी के अंदर जो टॉप 2000 मोस्ट पावरफुल लोग हैं उनके अंदर आता था। इसलिए जो बंदा था ये लू फेंग को काफी ज्यादा इज्जत दे रहा था। लू फेंग जैसे कस्टमर से इन्हें काफी ज्यादा फायदा भी होता है। तुरंत लू फेंग को इनर यार्ड के अंदर लेके जाता है, वहाँ पे बैठा के उसकी अच्छे से खातिरदारी करता है। आज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये जो मर्चेंट होता है ये खूबसूरत सी लेडी थी। लू फेंग से कहती है ब्रदर लू फेंग। ये ब्रदर सुन के भाई मत समझ लेना, चाइनीज नॉवेल्स के अंदर सभी लोगों को रिस्पेक्टफुली ब्रदर ही कहा जाता है। इसके बाद ये लड़की लू फेंग से कहती है लू फेंग ने कुछ टाइम पहले गू फेंग टीम के साथ फाइट की थी 2 वर्सेस 5। डिसएडवांटेज के अंदर होने के बाद भी वो इस फाइट को आराम से जीत गया। साथ ही साथ उनमें से एक यानी कि कुमो गॉड एम्परर को भी लू फेंग ने मार दिया। इसके कारण लू फेंग ऑलरेडी पूरी सिटी के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है उसे लोगों को इस तरीके से मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई उसे जबरदस्ती उंगली करने की कोशिश करे, उसे मारने के अलावा भी लू फेंग के पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं बचती। ये चीज सुन के वो जो लड़की होती है वो स्माइल कर देती है। कि भाई जो लू फेंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है एक्चुअली आज मैं यहाँ पे एक फॉर्मेशन डायग्राम लेने के लिए आया हूँ। लू फेंग की तभी नजर जो होती है वो एक फ्लोटिंग ट्रेजर की तरफ जाती है, दुकान के हाईलाइट्स के अंदर ही रखा गया था। डायग्राम को देखते ही वो लेडी कहती है डायग्राम को ज़ूंग टियान टियान डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन डायग्राम कहा जाता है। इसकी जो कीमत है वो लगभग 8.5 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स है। के बाद वो इस डायग्राम की कुछ खासियत बताती है। ये जो डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन डायग्राम है सेमी हुनियान लेवल का फॉर्मेशन ट्रेजर है। इस लेवल के जो ट्रेजर्स होते हैं की वैल्यू ये देख के पता चलती है वो सिंगल डाव है या डबल डाव। सिंगल डाव फॉर्मेशन होता है इजिली कंट्रोल किया जा सकता है, डेफिनेटली वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है। जो डूल फॉर्मेशन डायग्राम होता है उन्हें कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो कुछ टाइम तक सोचता है एंड फिर वो कहता है फॉर्मेशन डायग्राम के लिए मैं 8 मिलियन हुनियान क्रिस्टल दूंगा, इसी के साथ मैं एक फ्लाइंग बोट भी खरीदना चाहूंगा। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो टाइजू मिंग टोंग शिप की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो इन दोनों चीजों को लगभग 10 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स के अंदर खरीदना चाहता है, क्योंकि वो जो औरत होती है वो स्माइल कर देती है। इस दुकान पे भी ज्यादा से ज्यादा बस 5% डिस्काउंट मिलता है। लू फेंग ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था। उसके बाद वो जो लेडी होती है वो मान जाती है। फिर वो लू फेंग से कहती है मैं आपको ये चीज बस एक शर्त के ऊपर बेचूंगी, फ्यूचर के अंदर भी हमारे साथ इसी तरीके से बिजनेस करते रहोगे। लू फेंग स्माइल करता है कहता है ऑफ कोर्स। वो चीजों को लेने के बाद जो लू फेंग होता है वो वापस पूरी तरीके से नंगा हो जाता है। लू फेंग काफी ज्यादा लंबे टाइम से हंटिंग पे नहीं गया था। उसके बाद जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे। उसके पास ये लास्ट 10 मिलियन बचे थे, तो लू फेंग ऑलरेडी यूज कर चुका है। लू फेंग की जो हालत है वो काफी ज्यादा गरीबी वाली है। लू फेंग अपने आप से कहता है अभी उसे बस एक सेमी हुनियान लेवल के ट्रेजर की जरूरत है कि उसे सूट करे। अभी वो काफी ज्यादा गरीब है। लू फेंग है वो ऑलरेडी टॉप टायर लेट स्टेज गॉड एम्परर्स के लेवल के अंदर देखा जाता है, वो बस मिड स्टेज गॉड एम्परर है। स्टिल जो लू फेंग की स्ट्रेंथ है वो इवन हाफ हुनियान लेवल के बींग्स के साथ भी फाइट कर सकता है। नॉर्मली लू फेंग फाइट नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके पास ट्रेजर्स है जैसे कि उसका इमॉर्टल हार्ट और उसका पाम वर्ल्ड काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स है, इसकी वजह से जो लू फेंग की स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। साथ ही साथ अभी लू फेंग के पास ये फॉर्मेशन डायग्राम भी है जो कि उसने अभी भी खरीदा है, तो वो अपनी एंडलेस ब्लड सी के साथ इंटीग्रेट करके उसकी पावर को और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। फिर लू फेंग सोचता है वक्त आ चुका है हंट पे जाने का। जो लू फेंग होता है वो तुरंत एम्परर डी किंग को कांटेक्ट करता है। डी किंग अभी भी सेक्लूजन के अंदर था। जैसे उसे लू फेंग का मैसेज मिलता है तुरंत अपने सेक्लूजन के बाहर आ जाता है। के बाद ये लोग एक पवेलियन के अंदर एक दूसरे से मिलते हैं। जो डी किंग होता है वो लू फेंग से कहता है लू आप काफी जल्दी अपने सेक्लूजन के बाहर आ गए, स्ट्रेंज शॉप को ऑफेंड किया था, तब तक हमारे पास इनफ प्रिपरेशन ना हो तब तक हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस वक्त सिटी से बाहर जाने के लिए। फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि इस वक्त वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। डी किंग होता है वो ये देख के पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि अभी तक बस 360 एपॉक्स हुए थे लू फेंग सेक्लूजन के अंदर गया था। लू फेंग अभी कह रहा है कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो उन लोगों के साथ डील कर सकता है। बाद एम्परर क्विंग वापस से कहता है लू है हमने एल्डर टियानी को ऑफेंड किया है, डिप्यूटी मास्टर है गू फेंग का, सही में कॉन्फिडेंट हो कि आप उसके साथ डील कर सकते हो। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है, जिस सुनते ही जो डी किंग होता है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। इसका बस एक ही मतलब था कि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी लेट स्टेज गॉड एम्पर लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। डी किंग लू फेंग से ये कहता है। लू फेंग कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो इस चीज को डिनाई भी नहीं करता। ये चीज देख के डी किंग पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। जो लू फेंग है वो लेट स्टेज के ऊपर नहीं पहुंचा, उसकी पावर लेट स्टेज से कम भी नहीं है। बाद लू फेंग कहता है रिट्रीट में डेफिनेटली उसने कुछ ब्रेक थ्रू
टॉक्सी है। किंग को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था लू फेंग की बातों के ऊपर, लेकिन वो लू फेंग को पर्सनली जानता था। उसने देखा था लू फेंग की ग्रोथ को टाइम के साथ और ज्यादा एक्सेलरेट होती जा रही थी। किंग था वो खुद काफी लंबे टाइम से मिड शेड गॉड एम्पर के ऊपर था। अभी लोग ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर निकले थे, यानी कि यूलान सिटी के अंदर आए थे। लू फेंग इस किंग से काफी कमजोर था। बस अभी कुछ टाइम ही बीता है, लू फेंग ऑलरेडी इस बंदे से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। ये बंदा अभी भी मिड शेड गॉड एम्पर के ऊपर है। लू फेंग भी मिड शेड गॉड एम्पर के ऊपर ही है, लेकिन स्टिल उसे लेट शेड गॉड एम्पर समझा जा सकता है। किंग कहता है मैंने हमेशा से सुना था काउंटलेस सोर्सर्स के जीनियस होता है, उनका टैलेंट काफी मॉन्स्टरस होता है। आज मैंने देख भी लिया। स्माइल करते हुए कहता है ये उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था। अभी लू फेंग थोड़ा सा सोचता है तो उसे ऐसा लगता है कि इवन उसके लिए हाफ उनियन लेवल के ऊपर पहुंचना भी इतना मुश्किल नहीं होने वाला, और उसको कहीं पे मुश्किल आएगी तो वो केज के बाहर ब्रेक थ्रू करने के लिए आएगी। जो किंग होता है उसे इस वक्त फील हो रहा था उसके बीच में और लू फेंग के बीच में डिफरेंस डेफिनेटली जमीन और आसमान का था। उसके लिए काफी प्राउड की बात थी कि इतना ज्यादा डिफरेंस होने के बाद भी लू फेंग है वो किंग को अपने साथ हंटिंग के लिए लेके जा रहा है। बल्कि जो किंग है वो इस वक्त लू फेंग के किसी काम का भी नहीं है। गाइस सही में इस वक्त जो किंग है वो लू फेंग के किसी भी काम का नहीं है। कोई पावरफुल अपोनेंट आ जाता है, जो किंग है वो बस लू फेंग के ऊपर बोझ बनेगा। इसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है ऑल्दो लू फेंग एंड किंग दोनों के दोनों हंटिंग के ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन स्टिल इन्हें प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। इस साथ लू फेंग को भी अपने आप को जुआंग टिंग टियान डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन डायग्राम के साथ रूबरू करना था, यानी कि ये अभी का डायग्राम है जो कि लू फेंग ने नया खरीदा है। फेंग को इससे थोड़ा सा यूज्ड तो होना ही पड़ेगा। लगभग हाफ सेंचुरी के बाद इन लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। बाद ये दोनों फाइनली हंट के लिए निकल पड़ते हैं। जो डीमिंग एंड डीफू होता है, ये लोग भी लू फेंग को इस तरीके से जाते हुए देखते रहते हैं। ये दोनों डेफिनेटली थोड़े से शॉक होते हैं। कुछ टाइम पहले लू फेंग ने टियाने को ऑफेंड किया था। इस तरीके से लू फेंग सिटी के बाहर जा रहा है। ये सेम बात होगी कि जो लू फेंग है वो टियाने को चैलेंज कर रहा है, उसे प्रोवोक कर रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या लू फेंग सही में इतना पावरफुल हो चुका है कि वो एल्डर टियानी के साथ पंगा ले सके। जो डीफू होता है वो कहता है डेफिनेटली जो लू फेंग है वो ऑलरेडी काफी पावरफुल हो चुका है, जल्दी हमारे जो बुरे दिन है वो खत्म होने वाला है। इस बुरे दिन यानी कि इन लोगों को काफी लंबे टाइम से छुप के रहना पड़ रहा था, यानी के कारण आपको याद होगा टियानी ने एम्पर फू के ऊपर भी अटैक किया था। सबसे ये सारे के सारे सक्लूजन के अंदर ही थे। अभी जब फाइनली जो लू फेंग है वो सक्लूजन के बाहर निकल चुका है, एम्पर क्वीन के साथ इवन वो हंट के लिए भी निकल चुका है। इसका बस एक ही मतलब निकलता है कि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी काफी पावरफुल हो चुका है। यही चीज एम्पर फू भी कहता है। जो एम्पर मिंग होता है वो एम्पर फू से कहता है तुम्हें क्या लू फेंग के ऊपर सही में इतना भरोसा है। एम्पर फू हंसते हुए कहता है डेफिनेटली अभी तक जितना मैंने इस बंदे को ऑब्जर्व किया है इस चीज को लेकर श्योर हूँ। ये बंदा जब तक किसी चीज को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता तक ये इस तरीके के इलॉजिकल स्टेप्स नहीं उठाता। लू फेंग अगर बाहर गया है मतलब वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट तो बाहर की सिचुएशंस को संभाल सकता है। एम्पर मिंग से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी हमें एक गुड न्यूज मिलने वाली है। एम्पर फू का कॉन्फिडेंस देख के एम्पर मिंग भी काफी खुश हो जाता है। हम लोग को लू फेंग एंड एम्पर क्वीन देखने के लिए मिलता है कि यूलान सिटी से बाहर निकल रहे थे। पूरी की पूरी यूलान सिटी के अंदर तरीके से जो नेटवर्क की वेव्स होती है वो हर सेकंड के अंदर पूरी की पूरी यूलान सिटी को स्कैन करती रहती है। इसकी मदद से पूरी की पूरी यूलान सिटी के अंदर कहा क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन आती जाती रहती है। इसी के साथ जो लू फेंग की इन्फॉर्मेशन है वो भी ट्रैक हो चुकी थी। जो लू फेंग है वो फाइनली बाहर निकल चुका है अपने घर से। वो अपनी फ्लाइंग बोर्ड को लेते हुए यूलान सिटी के बाहर जा रहा है। जैसे ये जो न्यूज होती है ट्रेन शॉप पवेलियन के अंदर जाती है, एल्डर टियानी थे वो पूरी तरह से शॉक थे। उनके फेस के ऊपर काफी ज्यादा कामनेस मेंटेन थी। मनी मन कहता है 300 एपॉक्स हुए और ये लोग इतने जल्दी बाहर जा रहे हैं, ये सही में इतना ज्यादा इम्पेशेंट है। एक बंदा सामने अपरकट होता है, ये एल्डर टियानी को ग्रीट करता है। इसका नाम वूया था। ये एल्डर टियानी का ही सर्वेंट था। लू फेंग एंड किंग के डिपार्चर के बारे में टियानी को खबर देता है। टियानी सब कुछ जानता था, वो बस सुन के हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। इसके बाद जो टियानी होता है वो वूया से कहता है वो लू फेंग एंड एम्पर किंग को फॉलो करे, जब वो सिटी की बाउंड्रीज को क्रॉस कर ले, सिटी से थोड़ी सी दूरी के ऊपर चले जाए, ऐसे वो इजीली वापस से सिटी के अंदर ना जा पाए, अभी तुम मेरे से कांटेक्ट करना। वूया समझ जाता है, ग्रीड करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद जो एल्डर टियानी होता है हंसते हुए मनी मन कहता है डॉट ये लोग ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, ये लोग बस मिड स्टेज गॉड एम्परर्स है। हो सकता है कि ये लोग काफी गरीब हो, इसलिए मजबूरी में इन लोगों को हंटिंग के लिए जाना पड़ रहा हो। लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ कि इन लोगों ने मुझे ऑफेंड किया है। मुझे ऑफेंड करने के लिए इन्हें डेफिनेटली बहुत बड़ी प्राइस चुकानी होगी। हम लोग को लू फेंग एंड एम्पर क्वीन देखने के लिए मिलता है एक बोट के अंदर, जो कि ऑलरेडी यूलान सिटी के बाहर आ चुके थे। लू फेंग होता है वो किंग से कहता है यूलान सिटी के बाहर आ चुका है, डेफिनेटली ट्रेन शॉप को पता चल गई होगी, वो डेफिनेटली हम लोगों को ट्रैक कर रहे होंगे। जो एम्पर क्वीन होता है वो हंसते हुए कहता है ब्रदर लू फेंग उन लोगों से डील करने के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, मैं क्यों डरूं। एम्पर क्वीन अकेले होते हैं, डेफिनेटली कभी भी लू फेंग पवेलियन को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अभी लू फेंग उनके साथ है, साथ ही साथ लू फेंग कॉन्फिडेंट है, वो एल्डर टियानी के साथ फाइट कर सकता है। यानी कि जो लू फेंग है उसके पास लेट स्टेज गॉड एम्पर जितनी स्ट्रेंथ है, के कारण जो किंग है वो भी काफी कॉन्फिडेंट है। उसके बाद जो किंग होता है वो लू फेंग से कहता है लू फेंग मैं आपसे एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा, इस बार हंटिंग के अंदर जो भी स्पॉइल्स होंगे 9:1 के रेशियो के अंदर डिवाइड होंगे। 90% जितने भी स्पॉइल्स होंगे वो लू फेंग के होंगे और 10% के करीबी स्पॉइल्स बस किंग के होंगे। किंग जानता है कि इस वक्त वो किसी काम का नहीं है, वो लू फेंग का किसी भी तरीके से फायदा नहीं उठाना चाहता था। साथ ही साथ वो लू फेंग से ये भी कहता है ये प्रोबेबली उन लोगों का लास्ट हंट होगा कि वो साथ में मिलकर कर रहा है। नॉर्मली जो लेट स्टेज गॉड एम्परर्स होता है कभी भी किसी मिड स्टेज गॉड एम्परर वालों के साथ टीम अप नहीं करते, क्योंकि उन लोगों के बीच में डेफिनेटली जो पावर गैप होता है वो काफी वास्ट होता है। लू फेंग होता है वो कुछ नहीं कहता, बस स्माइल कर देता है एंड कहता है ऐसा तुम कहो, क्योंकि लू फेंग जानता था कि जो एम्पर क्वीन है वो डेफिनेटली उसका फायदा नहीं उठाने वाले, फिर वो चाहे कुछ भी कह ले।
पावरफुल है। वैसे भी लू फेंग ये चीज भी काफी अच्छी तरीके से जानता था, अगर 1-8% अगर एम्पर क्वीन का मन भी होगा लू फेंग के साथ हंट पे जाने का, वो भी इस हंट के बाद खत्म हो जाएगा। जब वो लिटरली लू फेंग की स्ट्रेंथ को देखेंगे, लू फेंग की पावर्स को देखने के बाद वो नेक्स्ट टाइम जरूर उसके साथ बिल्कुल भी नहीं आने वाले। वो भी जानता था कि ये उनका लास्ट हंट है। लू फेंग था वो डी किंग को अपना एक अच्छा दोस्त मानता था। जब वो युलान सिटी के अंदर आया था तो डी किंग ने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी। इवन डी किंग ने उसे अपने घर के अंदर जगह दी थी, हुनियान क्रिस्टल्स दिए थे, साथ ही साथ उसे अपने साथ हंटिंग पे भी लेके गया, काफी सारी हंटिंग टेक्निक सिखाई, जिसके कारण डेफिनेटली एम्पर क्वीन का काफी ज्यादा बड़ा फेवर था लू फेंग के सर पे। लू फेंग इस बंदे को अपना काफी अच्छा खासा दोस्त भी मानता था। एम्पर क्वीन थे वो डेफिनेटली लू फेंग को लाइफ एंड डेथ कंपेनियन की तरह दिखते थे, वो हमेशा लू फेंग के साथ रहना चाहते थे। लेकिन एट द एंड जो लू फेंग की ग्रोथ स्पीड है सिंपली टाइम के साथ काफी ज्यादा बढ़ती गई। एट द एंड लू फेंग एंड एम्पर क्वीन के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं रह गया। गाइस पता नहीं मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आने वाले चैप्टर्स के अंदर एम्पर क्वीन के साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। गाइस स्वॉलो स्टार की हिस्ट्री के अंदर जब जब जो लू फेंग का काफी अच्छा दोस्त बना है, एंड कभी भी अच्छा नहीं हुआ। ये जस्ट मेरी एक इंस्टिंक्ट है, जाके देखते हैं क्या होता है। हम लोग को हुया देखने के लिए मिलता है कि लू फेंग की शिप का ही पीछे कर रहा था। जैसे ये लोग युलान सिटी के बाहर निकले थे, जाने एक ट्रैकर लू फेंग की शिप के ऊपर लगा दिया था, एंड जो हुआ था वो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इन लोगों का पीछा कर रहा था। जो डी किंग था उसने आसपास की पूरी एरिया को स्कैन किया था, लेकिन डी किंग को इस चीज की कोई भनक नहीं थी कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। लेकिन जो लू फेंग था उसने ये सब चीजें पहले नोटिस कर ली थी। लू फेंग के सर के ऊपर हम लोग को उसकी बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल सकती थी, कि उसकी गॉड आई जो कि अचानक से खुल जाती है। उसकी आंखें खुलते ही सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है। लू फेंग की जो बायोनिक आई है वो डाउ ऑफ लाइफ एंड डेथ के साथ मिलने के बाद मिड स्टेज गॉड एम्पर के ऊपर पहुंच जाती है। डाई ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन के साथ मिलने के बाद मिड स्टेज गॉड एम्पर के ऊपर। लिटरली ये चीज इतनी ज्यादा पावरफुल है, इस चीज की मदद से जो लू फेंग है इवन जिस जगह पे खड़ा है वो उस जगह से पूरी की पूरी युलान सिटी की छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है। अभी जो लू फेंग है वो बस इसका एक डमी वर्जन कैरी कर रहा है, फॉर्मेशन से बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी मदद से जो लू फेंग है वो इजिली ऑब्जर्व कर लेता है उनका कोई पीछा कर रहा है। लू फेंग होता है वो डी किंग की तरफ देखते हुए कहता है, इधर डी किंग हमारा कोई पीछा कर रहा है। ये चीज सुनते ही डी किंग के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं एंड वो कहता है हम जस्ट अभी अभी बाहर निकले सिटी के एंड वो ऑलरेडी हमें ट्रैक कर रहा है। फेंग स्माइल करते हुए कहता है कर्मिक टेक्निक है, डेफिनेटली काफी ज्यादा मिस्टीरियस एंड पावरफुल है। लू फेंग के पास उसका आई ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं होता, वो डेफिनेटली वो भी इस चीज को पता नहीं लगा पाता। जो लू फेंग होता है वो कहता है चेक करना चाहूंगा कि हमारा पीछा कौन कर रहा है। बाद जो लू फेंग होता है ब्लड रेड पाइथन के अंदर चेंज हो जाता है, वो बोट के बाहर निकल जाता है, पीछे वाले डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू कर देता है देखने के लिए कि आखिर उनका पीछा कर कौन रहा है। कुछ ही दूरी के ऊपर एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर जो हुआ था वो आराम आराम से इन लोगों का पीछा कर रहा था। जो हुआ होता है वो स्माइल करता है, तुरंत डिप्टी मास्टर से कांटेक्ट करता है एंड कहता है ये लोग ऑलरेडी युलान सिटी से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, अभी भी उन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। भाई जो एल्डर टियानी होता है वो कहता है उनका पीछा करते रहो। या कोई काफी ज्यादा आसान काम लग रहा था। डेफिनेटली वो जानता था कि लू फेंग एंड डी किंग ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है, उसे इस वक्त काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर। इन दोनों ने डेफिनेटली उसकी इस टेक्निक को नहीं पहचाना, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं कि क्यों इन लोगों का पीछा कर रहा है। तो इस बंदे को अभी तक ये नहीं पता कि लू फेंग ऑलरेडी इसके बजाने के लिए आ रहा है। बंदा मनी कहता है लू फेंग वो बंदा वो सही में काफी ज्यादा एरोगेंट है, जस्ट 50 मिलियन हुनियान क्रिस्टल से देने थे। 50 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स के लिए उसने एल्डर टियानी को ऑफेंड किया। आखिर है ही कौन, इसकी औकात ही क्या है, बस एक मिड लेवल का बंदा है। बाद भी ये स्ट्रेन शॉप के साथ पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वो ये चीज भी जानता था कि उनके जो एल्डर टियानी है क्योंकि स्ट्रेन शॉप के मालिक है या फिर डिप्यूटी है, इतनी ज्यादा रूथलेस है, अगर एक बार उन्होंने एक्शन लिया डेफिनेटली लू फेंग की मरनी ही मरनी है। ये अचानक से हम लोग को देखने के लिए मिलता है बहुत बड़ा सा फरी क्लॉ, जिस साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, अचानक से आसमान से आता है, भूया की शिप को दबोच रहा होता है। चीज को देख के जो भूया होता है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, उसको इस चीज की भनक तक नहीं लगती। उसे लगता है कि एक हुनियान बीस्ट है। जो भूया का एंटायर वेसल था वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका था लू फेंग के पाम के अंदर। ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटी से मिल चुका है। वो यहाँ से भागने के बारे में सोचता है कि अगर वो शिप के अंदर रहता है तो उसका मरना कंफर्म है। वो तुरंत शिप के बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो एक मिस्ट के अंदर बदल जाता है। इसमें आप लोगों को बता दूं कि इस बंदे की जो एस्केप एबिलिटीज है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। तभी वो जो फरी क्लॉ होता है अचानक से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, उसके मुट्ठी के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो सब पूरी तरीके से कुचली जाती है। उसके मुट्ठी के अंदर का जो स्पेस होता है वो भी पूरी तरीके से इनलेटेड हो जाता है। भूया जो कि धुएं के अंदर बदल के यहाँ से निकलने की कोशिश करने वाला था, उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। लू फेंग के इस डेमोनिक डिस्ट्रक्शन पाम ने पूरी तरीके से आसपास एक डोमेन फॉर्म कर लिया था, के अंदर की सारी चीजें पूरी तरीके से इनहेलेटेड हो जाती है। ये बंदा भी 1 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। इसके मरने के बाद इसके बॉडी के कुछ फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं, कि इसके अंदर थोड़ी सी वाइटलिटी अभी भी बची थी। काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है यहाँ से निकलने का, अगले कुछ सेकंड्स के अंदर वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लू फेंग ने ये सब चीजें ऑलरेडी नोटिस कर ली थी कि ये बंदा भागने की कोशिश कर रहा है। लू फेंग तुरंत अपनी अनडाइंग ब्लड सी बॉडी को अनलीश कर देता है। उसकी पावरफुल फोर्स के अंदर ये जो बंदा है इसकी कोई औकात नहीं है, एंड ये बस एक मिड स्टेज गॉड एम्परर है। पर लू फेंग वहाँ पे अपीयर होता है एंड फिर वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता है इस बंदे को जरूर एल्डर टियानी ने भेजा होगा मुझे फॉलो करने के लिए। लू फेंग ने पहली बार इस पाम रिलम के ट्रेजर से किसी को मारा था। इसकी एबिलिटीज को देखकर लिटरली लू फेंग भी काफी ज्यादा शॉक था। लू फेंग के पास ये पाम रिलम ट्रेजर नहीं होता, इसके बिना लू फेंग को अपनी अनडाइंग ब्लड सी बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता। अगर बस लू फेंग अपनी ब्लड सी बॉडी का इस्तेमाल करता, लू फेंग को एटलीस्ट 3 मूव्स की जरूरत पड़ती भूया को पूरी तरीके से डिफीट करने के लिए। लेकिन लू फेंग के इस पंजे की मदद से लू फेंग ने जस्ट एक ही पंजे के अंदर इसका काम खत्म कर दिया था। इसके बाद हम लोग को
देखने के लिए मिलता है लू फेंग अपने एक थॉट के साथ उनके शिप के ऊपर कैजुअल मार्क लगा हुआ था, इसके थ्रू उनकी लोकेशन ट्रेस हो रही थी, वो उसको एक ही पल के अंदर हटा देता है। इसे देख के एम्परर क्वीन कहता है तुम्हें कुछ पता चला? फेंग कहता है वो हुया गॉड किंग था, चिंता मत करो मैंने उसे ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया है। फॉर्चुनेटली वो जो बंदा था वो ओरिजिन वर्ल्ड का ही एक प्रैक्टिशनर था, वहाँ पे वो जस्ट उसका एक क्लोन था, क्योंकि मैंने उसे 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर मार दिया। मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी आइडेंटिटी को पहचाना होगा। लू फेंग को हुया के पास से कुल मिला के 12 मिलियन हुनियान क्रिश्चियन मिले थे, जो काफी ज्यादा कम थे। जब लास्ट टाइम लू फेंग ने कुमो गॉड किंग को मारा था उससे लू फेंग को इससे ज्यादा मिले थे। जो कुमो गॉड एम्परर था वो सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता था, उसका कोई अवतार भी नहीं था, उसी के पास उसके लाइफ के सारे ट्रेजर वो कैरी करता था, इसलिए लू फेंग को कुमो गॉड एम्परर को मारने के बाद ज्यादा ट्रेजर्स मिले थे। किंग कहता है तुमने हुया गॉड एम्परर को जस्ट एक अटैक के अंदर मार दिया। लू फेंग इस बात को सुन के स्माइल कर देता है। चीज देखते हुए जो एम्परर क्वीन होता है वो लिटरली काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। किंग कहता है मुझे उसे एक ही स्ट्राइक के अंदर मारना पड़ा, यही सबसे ज्यादा बेस्ट था, इससे ज्यादा टाइम मैं लेता तो उसे शायद से मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता। हाल के लिए हमें एल्डर टियानी से जितना तक कंसील होकर रहना पड़े उतना तक कंसील रहना चाहिए, इसके अंदर हमारा एडवांटेज है। ये चीज सुनने के बाद जो एम्परर क्वीन होता है वो कहता है एल्डर टियानी है, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें इंटेलिजेंस की मदद से उनके बारे में सब कुछ पता है, उसके अकॉर्डिंग तुम डेफिनेटली क्लियर एडवांटेज के अंदर हो। फेंग भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। उसके बाद वो लोग कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं हंटिंग के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को यूलान सिटी का सीन देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे हम लोग को एक व्हाइट कलर का बर्ड देखने के लिए मिलता है आसमान के अंदर उड़ते हुए। एक तरीके का ट्रेजर था, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं था, फ्लाइंग टाइप का ट्रेजर था जिसे खुद एल्डर टियानी ने बनाया था। ट्रेजर के अंदर और कोई नहीं हुया आ रहा था। हुया एल्डर टियानी के सामने आता है एंड उसे ग्रीट करता है। टियानी हुया की तरफ देखता है एंड कहता है हमारे साथ अभी भी क्या हुआ? कहता है उसके ऊपर किसी हुनियान लाइफ फॉर्म ने अटैक किया था। शुरुआत में मुझे लगा कि वो कोई लो लेवल का हुनियान लाइफ फॉर्म है, मैं उसके सामने एक सिंगल स्ट्राइक तक नहीं टिक पाया, काफी तक कोशिश की वहां से निकलने की, उसने मुझे पूरी तरीके से मार दिया। विद इन सेकंड हिसाब से वो परफेक्ट स्टेज गॉड एम्पर लेवल का हुनियान बीइंग था। परफेक्ट स्टेज के जो बीइंग्स होते हैं वो इवन हुनियान बीइंग्स के अंदर भी एलाइट माने जाते हैं। तो पावरफुल एंटिटी यूलान सिटी के आसपास क्यों रोम करेगी, इस सोच के जो एल्डर टियानी होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होते हैं। इस तरीके का पावरफुल बीस्ट यूलान सिटी के आसपास क्या कर रहा है, तो डीपर रीजन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो हुया गॉड किंग होता है जो कुछ भी हुआ था वो सारी की सारी चीजें प्रोजेक्ट करके दिखाता है। जैसे वो अपने हाथों को वेव करता है सामने एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन अपीयर हो जाता है, इसके अंदर वो सारा का सारा सीन वापिस से रिप्ले होता है। लू फेंग ने हुया को मारा था। डेफिनेटली वो देखने में तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि किसी वाइल्ड हुनियान बीस्ट ने उन लोगों के ऊपर अटैक किया हो। हुया गॉड किंग को अजीब इस चीज का लग रहा था सारी चीजें अचानक से कैसे हो गई। ये चीजें भी तभी हुई जब वो लोग लू फेंग का पीछा कर रहे थे, कहीं कहीं इसके पीछे किसी और का तो हाथ नहीं, कोई सीक्रेटली लू फेंग की मदद तो नहीं कर रहा। तो टियानी गॉड किंग होता है अंदाजा लगा लेता है मे बी कोई एल्डर लू फेंग की मदद कर रहा है, उसी ने इस बीस्ट को यहाँ पे भेजा था हुया गॉड किंग को मारने के लिए। जो लू फेंग है ये बस 300 सेंचुरीज के बाद छाती चौड़ी करके इस तरीके से हंटिंग पे कैसे जाता? क्या क्या इसे मरने से डर नहीं लगता? जरूर जरूर इसको कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, वरना इस तरीके की बोल्डनेस इसके पास कहाँ से आएगी। लेकिन टियानी को समझ नहीं आ रहा था आखिर कौन सा एल्डर है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये बंदा भी काफी ज्यादा घमंडी किस्म का इंसान था, इवन एल्डर इसके अंदर ही काफी ज्यादा हाई पोजीशन के ऊपर था। कहता है मैं भी देखना चाहूंगा कि कौन सा एल्डर मेरे खिलाफ आने की कोशिश कर रहा है। फेंग ने मेरी प्राइड को हर्ट किया है, उसे मर के इस चीज की कीमत चुकानी होगी। अगर कोई एल्डर मेरे रास्ते में आता है उसे भी मैं फाड़ के रख दूंगा। के बाद ये जो बंदा होता है ये तुरंत अपने एक दूसरे सर्वेंट को बुलाता है, इसका नाम क्यू यू की होता है। यहाँ पे आते ही डिप्यूटी मास्टर को ग्रीट करता है एल्डर टियानी को। बाद वो उससे कहता है 4 रीडिंग टीम्स को भेजो और उनके थ्रू शैडो इल्यूजन फॉर्मेशन बनाओ यूलान सिटी के गेट्स के बाहर। सी लू फेंग एंड डी क्विंग लोग वापस से हंटिंग करके लौटेंगे, तुरंत ट्रैप कर देना, नहीं सिटी के अंदर एंटर मत होने देना। वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है डिप्टी मास्टर वो जो फॉर्मेशन है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर हम सिटी के इतना ज्यादा क्लोज रहेंगे काफी ज्यादा चांसेस है कि वो हमसे बच के निकल सकते हैं। एक बार वो यूलान सिटी के अंदर पहुंच गए चाह के भी उनका कुछ नहीं कर सकते। यानी कि जो एक्सप्रेशन होता है वो भी काफी ज्यादा काम होता है। एंड फिर वो स्माइल करते हुए कहता है सही में वो अपने साथ किसी एल्डर को लेके घूम रहा है एज अ बॉडीगार्ड, डेफिनेटली वो इस तरीके से नहीं भागने वाले। जब ये लोग इन्हें फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करेंगे डेफिनेटली लू फेंग उस तरीके का बंदा तो है नहीं, तुम दबा के वहां से भाग जाएगा। वो भी तब जब उसके पास ऑलरेडी एक एल्डर हो प्रोटेक्ट करने के लिए, वो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन के अंदर फाइट ही करेंगे। बाद ही जो क्यू होता है वो यहाँ से निकल जाता है इस सिटी गेट को गार्ड करने के लिए। साथ ही ये वहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप एंड फॉर्मेशन बिछा चुका था। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है, ऑलरेडी इन सब बातों के बारे में भूल भी चुका था। टियानी ने उसे फॉलो करने के लिए किसी को भेजा था, वो मे बी अभी भी उसे फॉलो कर रहा होगा। जो लू फेंग था वो पूरा का पूरा फोकस अपने हंटिंग के ऊपर लगा रहा था। बायोनिक ऑफ डिस्ट्रक्शन की मदद से लू फेंग होता है उसे एक लो लेवल का हुनियान लाइफ फॉर्म मिलता है जो पानी के सतह के नीचे छुपा हुआ था। जो लू फेंग होता है वो तुरंत नेक्स्ट सेकंड के अंदर एक फैंटम के अंदर चेंज हो जाता है। इंस्टेंटली लू फेंग का जो फैंटम होता है वो एक बहुत बड़े से नेट के अंदर चेंज हो जाता है। इस बीस्ट को अचानक से पकड़ के ऊपर खींच लेता है। जैसे वो बीस्ट ऊपर आता है बीस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। पहले कि वो समझ पाता कि बॉडी से उसकी सारी जो एनर्जी होती है वो सक होने लग जाती है। काफी स्ट्रगल करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टाइम के बाद वो जो फैंटम होता है उसकी जो बॉडी होती है वो अभी भी इंटैक्ट थी, लेकिन उसका जो लाइफ कोर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी कि वो जो बीस्ट था वो ऑलरेडी मर चुका था।
बीस्ट को हंट करने के बाद जो लू फैंग होता है वो कहता है ये बस एक 8 आर्म हेल डीमन था जो मिंगलो क्लैन से बिलोंग करता है, बस एक अर्ली स्टेज का गॉड एम्पर था, क्योंकि लू फैंग ने इसे बस कुछ सेकंड्स के अंदर निपटा दिया था। लू फैंग को ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं कोई पावरफुल अपोनेंट क्यों नहीं मिल रहा। टाइम ढूंढने के बाद भी जब उन लोगों को कोई भी पावरफुल अपोनेंट नहीं मिलता, फैंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड फिर वो एम्पर क्वीन से कहता है नाम थोड़ा सा डीप जाके ट्राई करे। 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर भी ये जो हंटिंग एरियाज है इसके अंदर भी मतलब बांटा गया है। जो बाहर का एरिया है वो सिटी के आसपास का एरिया है, यहाँ पे इतने बीस्ट नहीं होते भी है तो काफी तक कमजोर वाले होते हैं। जो मिड वाला एरिया है उसके अंदर अच्छे खासे लेवल के बीस्ट मिल जाएंगे। ये जो डीप वाला एरिया है उसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट रहता है। वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से मिड एरिया के अंदर ढूंढ रहा था लेकिन इसलिए उसको वीक बीस्ट ही मिल रहे थे। वो डिसाइड कर लेता है कि वो कोर रीजन के अंदर जाएगा। चीज सुनने के बाद जो एम्पर क्वीन होते हैं वो थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि इवन थॉट उन्होंने भी किसी भी लेट स्टेज हुनियान लाइफ फॉर्म को आज तक नहीं मारा था। उस एरिया के अंदर बस जो युलान सिटी के एल्डर्स है वही जाने की हिम्मत करते हैं। इस वक्त लू फैंग वहाँ पे जाने की बात कर रहा था। एम्पर क्वीन होता है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेजिटेट करता है, उनको डर भी लग रहा था। फाइनली लू फैंग को कॉन्फिडेंस देखने के बाद वो मान जाता है। इसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो लोग अपने फ्लाइंग बोट को काफी ज्यादा तेज से कोर रीजन के अंदर लेके चले जाते हैं। लू फैंग कोर रीजन के अंदर एंटर करता है। वहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है वहाँ पे एक क्रिएचर था जिसका नाम था ब्लड डीमन LIC। जो क्रिएचर था ये डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल रेस का क्रिएचर था। लेवल हुनियान लाइफ बींग्स के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था। ये जो क्रिएचर था ये काफी ज्यादा लीथल था, यानी कि ये काफी ज्यादा पॉइजनस था। काफी सारे कल्टिवेटर्स के लिए ये नाइटमेयर की तरह था। ये जो क्रिएचर होता है इसकी नजर अचानक से लू फैंग एंड एम्पर क्वीन की बोट के ऊपर जाती है। इस बोट को अच्छे से एग्जामाइन करने के बाद क्रिएचर को पता चलता है इस फ्लाइंग बोट के अंदर कोई भी एल्डर नहीं है। सोच के वो थोड़ा सा स्टन हो जाता है कि अगर इसके अंदर कोई एल्डर नहीं है किसकी इतनी बजाल जो कि इस रीजन के अंदर आके हंटिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये जो क्रिएचर्स होता है लोगों को भी युलान सिटी की इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था कि युलान सिटी के अंदर जो पावरफुल फिगर्स है यानी कि जितने भी एल्डर्स है उन सारे एल्डर्स के बारे में इन हुनियान क्रिएचर्स को पता था। लो लेवल के नहीं लेकिन ये जो हाई लेवल के क्रिएचर्स होता है कोई इंटेलिजेंस है। ये देखता है कि लू फैंग कोई पावरफुल फिगर नहीं है एंड उसके बाद भी वो यहाँ पे मरने के लिए आया है। वो कहता है लगता है आज दावत बनने वाली है। हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि काफी ज्यादा सतर्क था। साथ ही साथ जो लू फैंग था वो जुआनटियान डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करके चल रहा था अपने बॉडी के अंदर, के कारण इन लोगों के फ्लाइंग बोट के आसपास एक फॉर्मेशन सा बन गया था। इनको प्रोटेक्ट कर रहा था। ये जो फॉर्मेशन होती है ब्लड डीमन LIC को डिटेक्ट नहीं कर पाती। ब्लड डीमन LIC काफी ज्यादा खूंखार बीच था, ज्यादा शांति के साथ आता है। रेडार के रेंज के अंदर आने के बाद भी लू फैंग इस बीस्ट को सेंस नहीं कर पाता। तुरंत अचानक से वो जो बीस्ट होता है वो अटैक कर देता है। काफी ज्यादा टेरिफाइंग बर्स्ट ऑफ एनर्जी जो होती है सडनली जियांटियान फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। फैंग का एक्सप्रेशन एकदम से पेल हो जाते हैं पूरी तरीके से। लू फैंग का ये जो फॉर्मेशन टूटता है वैसे लू फैंग को पता चलता है। तुरंत वो देखता है कि एक सेंटापीड जैसा क्रिएचर ट्विस्टेड क्लॉज के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है। एग्जिस्टेंस को ही सेंस करके लू फैंग को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डेंजर फील हो रहा था। फैंग ने भी इस क्रिएचर को पहचान लिया था कि ये ब्लड डीमन LIC है। इसी के साथ जो लू फैंग होता है वो विदाउट हेजिटेशन पूरी ताकत के साथ अपनी अनडाइंग ब्लड सी बॉडी को फुल पोटेंशियल के साथ रिलीज कर देता है। अगले सेकंड के अंदर पूरे के पूरे वास्ट स्पेस के अंदर लू फैंग की अनडाइंग ब्लड सी का डोमेन क्रिएट हो जाता है कि एक तरीके से फैल जाती है पूरी की पूरी ब्लड सी। रही बात एम्पर क्वीन की तो उनको लू फैंग अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है। एम्पर क्वीन की इस जगह पे कोई भी औकात नहीं है, अगर वो बाहर रहे तो वो लू फैंग के लिए बस एक मुसीबत बनेंगे। इस वक्त लू फैंग खुद टेंशन के अंदर आ चुका है, वो इस क्रिएचर से डील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस क्रिएचर का जो वेनम था वो इतना ज्यादा जहरीला था वो किसी की भी बॉडी को करोड कर सकता था। इवन लेट स्टेज गॉड एम्परर्स उनकी भी फिजिकल बॉडी इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो एक ही सेकंड के अंदर मारे जाएंगे। इनफैक्ट जो लू फैंग की ब्लड सी थी एंडलेस, इसकी पॉइजन से काफी तेजी से करोड हो रही थी। इसके बाद भी लू फैंग काफी काम देखने के लिए मिल सकता था इस क्रिएचर के सामने। इस साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो अपने हाथों को वेव कर देता है। वो जो क्रिएचर होता है वो भी लू फैंग की तरफ अटैक कर देता है। इसके साथ लू फैंग के ब्लड सी के अंदर से एक बहुत बड़ा सा क्लॉ निकलता है जो कि सेंटीमीटर को जाके लगता है थ्रू। ये जो क्रिएचर होता है वो एक ही सेकंड के अंदर लू फैंग के ब्लड सी के अंदर आके गिरता है। इसके बाद जो लू फैंग की एंडलेस ब्लड सी होती है वो इस क्रिएचर को एंगल्फ कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है और अपने अंदर समाने के बाद फैंग इस क्रिएचर को अपने ब्लड सी के आई के अंदर लेके जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा कोर रीजन के अंदर। यहाँ पे एक ब्लड सी का प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर वो उस क्रिएचर को कैद कर लेता है। ये जो प्रिज्म था ये काफी तेजी से उस क्रिएचर की बॉडी के अंदर से एनर्जी को चूस रहा था। वो जो क्रिएचर था वो इतना पावरफुल था कि जब वो मूव कर रहा था आसपास के जितने भी प्रिज्म्स के रॉड्स थे ऊपर काफी सारे क्रैक्स पड़ गए थे। इससे पहले कि वो जो प्रिज्म था वो टूट के बिखर जाता, फैंग तुरंत अपने इमॉर्टल हार्ट का इस्तेमाल करता है। इसका यूज करते ही उसके बॉडी के अंदर तुरंत एक ग्रीन कलर की एनर्जी फ्लो होती है के थ्रू वो जो एंडलेस पोल्स थे जिसके ऊपर काफी सारे क्रैक्स अपीयर हो चुके थे वो एकदम से हील हो जाता है। जो लू फैंग की ब्लड सी थी पावर पहले के कंपैरिजन के अंदर लगभग 10 गुना बढ़ चुकी थी। फैंग की अनडाइंग ब्लड सी बॉडी के अंदर वो क्रिएचर कैद था। साथ ही साथ लू फैंग ने अपने इमॉर्टल हार्ट को भी एक्टिवेट कर दिया था। फैंग के स्पेशल केज के अंदर वो क्रिएचर लॉक था पूरी तरीके से। क्रिएचर अपनी बॉडी को काफी सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ देता है, ऐसे भागने की कोशिश करता है। लू फैंग ने आसपास एक काफी पावरफुल डोमेन क्रिएट कर दिया था। साथ ही साथ उस प्रिज्म के ऊपर लगातार काफी सारी ब्लड सी की वेव्स आके लग रही थी। उन वेव्स के अंदर काफी सारे ब्लडी क्लॉज थे। फाइनली 3 वेव्स के बाद वो जो क्रिएचर होता है वो मर जाता है। 3 क्लॉज की वेव्स, वो जो क्रिएचर होता है जब वो मर रहा होता है उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि ऐसे कैसे हो सकता है, बंदा ये कोई युलान सिटी का एल्डर नहीं है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। एंड ये काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है लेकिन स्टिल अनडाइंग ब्लड सी बॉडी के अंदर ये मारा जाता है। मारने के लिए कुल मिला के लू फैंग को 6 मूव्स का
इस्तेमाल करना पड़ा था। बाद फाइनली उस डीमन का लाइफ कोर शटर हो जाता है। लाइफ कोर शटर होने के बाद भी जो क्रीचर था वो इतना ज्यादा पॉइजनस था, जो ब्लड था वो लू फेंग की ब्लड सी को करोड कर रहा था। ये काफी ज्यादा तेजी से पूरे के पूरे ब्लड सी के अंदर फैल रहा था। पहले पूरी की पूरी ब्लड सी लू फेंग की इफेक्ट हो जाती, लू फेंग तुरंत अपने उस ब्लड सी को काट करके अलग कर देता है। इसके अंदर ये पॉइजन फैल गया था। उसके बाद वो अपने फिजिकल फॉर्म के अंदर आ जाता है। जो लू फेंग की वो जो कटी हुई ब्लड सी थी अगली सेकंड के अंदर पूरी तरीके से करोड हो जाती है कि वो पॉइजन उस पूरी के पूरे ब्लड सी को अपने अंदर निकल जाता है। अभी बस हम लोगों को एक चिपा सा पदार्थ देखने के लिए मिल सकता था। ये काफी ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस था। टॉक्सिक पॉइजन को देख के इवन लू फेंग की भी फट रही थी। मनी मन सोचता है कितनी ज्यादा पावरफुल क्रीचर है। इवन थॉट अगर इसे कोई मार भी देता है वो इस क्रीचर के प्रभाव से नहीं बच सकता। ये जो क्रीचर है क्योंकि ये काफी ज्यादा टॉक्सिक है, लान सिटी के अंदर ये काफी ज्यादा अच्छे खासे रेट के अंदर बिक सकता है। इस तरीके के जो पॉइजन होते हैं वो भी खरीदे जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं। तुरंत उस पॉइजन को एक स्पेशल स्टोरेज कैप्सूल के अंदर स्टोर कर लेता है। इस पॉइजन का एक बूंद भी अगर लू फेंग या फिर एम्पर क्वीन या फिर किसी की भी बॉडी के साथ एक्सपोज हुआ, पलक झपकते इन लोगों की मौत हो सकती है। इतना ज्यादा टॉक्सिक पॉइजन है। लू फेंग की ऑलरेडी फट चुकी थी इस जगह पे, तभी उसके अंदर और ज्यादा हिम्मत नहीं रह गई थी इस जगह पे रहने की। फेंग तुरंत अपने ब्लैक फ्लाइंग बोट के अंदर जाता है, पतली गली लेके फुल स्पीड के अंदर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। यानी कि वो कोर रीजन से वापस से मिड रीजन के अंदर आ गया था। फाइनली मिड रीजन के अंदर आने के बाद जो लू फेंग होता है उसके सांस में सांस आती है। उसके बाद वो एम्पर क्वीन को भी बाहर निकालता है। एम्पर क्वीन थे वो काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। लू फेंग से कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, क्रीचर वो अभी भी हमारा पीछे कर रहा होगा। क्वीन को ऐसा लग रहा था कि लू फेंग यहाँ पे भाग के आ गया है। भाग के तो आया था लेकिन लू फेंग ने ऑलरेडी उस क्रीचर को मार दिया था। अब ये चीज एम्पर क्वीन को पता चलती है तो डेफिनेटली पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लू फेंग ने लिटरली एक लेट स्टेज के हुनियान बीइंग को मार दिया। इसके ऊपर एम्पर क्वीन को तो बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था। इन सारी चीजों के बाद एम्पर क्वीन अपनी औकात जान चुके थे लू फेंग के सामने। उस लाइफ फॉर्म को मारने के बाद जो लू फेंग था वो भी काफी ज्यादा खुश था। उसने फर्स्ट टाइम एक लो लेवल के लेट स्टेज लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म को मारा था। इस चीज से लू फेंग एक चीज काफी अच्छी तरीके से जान चुका था कि देखा जाए तो लू फेंग की भी कोई औकात नहीं थी उस लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म के सामने। लू फेंग उसे मार पाया बस अपने ट्रेजर्स के ऊपर डिपेंड होके। फेंग ने इमॉर्टल हार्ट और अपने पाम ट्रेजर का इस्तेमाल किया था उसे मारने के लिए। लू फेंग के पास ये ट्रेजर नहीं होते तो लू फेंग अपनी नॉर्मल बॉडी के साथ उसे मार ही नहीं सकता था। अगर मार भी देता तो लू फेंग को काफी ज्यादा बुरी तरीके से सफर करना पड़ता। गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जिस पॉइजन को लू फेंग ने स्टोर किया था पॉइजन लू फेंग के ब्लड सी को पूरी तरीके से करोड कर रहा था। लू फेंग ने तब उस पॉइजन को खत्म करने की काफी ज्यादा कोशिश की थी। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी लू फेंग उस पॉइजन को खत्म नहीं कर पा रहा था। एट द एंड लू फेंग को अपने ब्लड सी को ही काट करके अलग करना पड़ा। उस पॉइजन को अलग से स्टोर करना पड़ा क्योंकि लू फेंग के पास इमॉर्टल हार्ट था। उसी के पावर के कारण वो जो पॉइजन का असर था वो काफी ज्यादा स्लो डाउन हो चुका था। ना वो पलक झपकते ही लू फेंग के पूरे ब्लड सी के अंदर फैल जाता। जब एम्पर क्वीन काफी ज्यादा शॉक हुई रहे थे लू फेंग की इस विक्ट्री के बाद, लू फेंग कहता है कि इस ब्लड डीमन LIC को मारना लू फेंग के लिए इतना आसान नहीं था। लू फेंग को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इसे मारने के लिए। फेंग ने लगभग अपनी पूरी जान लगा दी थी। ये सब सुनने के बाद भी जो एम्पर क्वीन थे वो काफी ज्यादा शॉक थे कि इवन जो एल्डर टियानी था वो भी इतना ज्यादा टेरिफाइंग नहीं था। उसके लिए भी इस क्रीचर को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं था। इंस्टेंट लू फेंग ने उसे मार दिया। उसके बाद जो एम्पर क्वीन होता है वो कहता है इधर लू है ये हमारा लास्ट हंट होगा। वो समझ चुका था कि अभी वो लू फेंग के किसी भी काम का नहीं है। अगर वो लू फेंग के साथ रहता है तो वो बस लू फेंग के लिए मुसीबत बनेगा। लू फेंग इस चीज को पहले से जानता था। जब एम्पर क्वीन को लू फेंग की ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा उसके बाद वो डेफिनेटली कभी लू फेंग के साथ हंट पे नहीं जाएगा। वैसे भी कुछ टाइम पहले जो लू फेंग था उसने एम्पर क्वीन को LIC डीमन से प्रोटेक्ट किया था। डीमन का पॉइजन इतना ज्यादा टॉक्सिक था कि वो एम्पर क्वीन के थोड़ा सा भी कॉन्टेक्ट के अंदर आता एम्पर क्वीन की बॉडी जगह पे पूरी तरीके से करोड़ हो जाती। फेंग एम्पर क्वीन से कहता है जन कॉन्वेंट के बस एक सिंगल साइकिल के अंदर ही आप मिड स्टेज गॉड एम्पर लेवल के ऊपर पहुंच गए। उसका टैलेंट इवन उन दोनों एंसेस्टर से भी काफी ज्यादा है कि एशियन कंट्रीज के एंसेस्टर के अंदर ना सिर्फ आप एल्डर लेवल के ऊपर पहुंचोगे बल्कि आपके पास चांस भी है कि आप इस केज के थ्रू ब्रेक थ्रू कर सको। चीज एम्पर क्वीन काफी अच्छी तरीके से जानता था कि उसका जो टैलेंट है वो नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा स्पेशल है। लू फेंग जैसे जीनियसेस के सामने उसकी कोई भी औकात नहीं है। मे बी वो सेमी यूनियन लेवल तक पहुंच सकता है। इस केज के थ्रू ब्रेक करना ये लिटरली काफी ज्यादा लेजेंडरी चीज है। काफी ज्यादा कम ही ऐसे लोग हैं जो कि इस केज को ब्रेक थ्रू कर पाए। अगर लू फेंग की बात करें लू फेंग के लिए सेमी यूनियन रिलम तक पहुंचना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रास्ते पूरी तरीके से क्लियर है लेकिन केज को ब्रेक थ्रू करना चीज उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। उसके टैलेंट को देखते हुए उसके पास फिर भी चांस है। इन एम्पर क्वीन इस बंदे के लिए केज को ब्रेक करना लिटरली बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो एक तरीके से नामुमकिन भी आप समझ सकते हो। उसके बाद ये लोग वापस से अपने हंटिंग के अंदर लग जाता है। लू फेंग की जो गॉड आई होती है वो आसपास के क्रीचर्स को देख रही होती है। वही जो लू फेंग था वो अपना हेवन डिस्ट्रक्शन एरे डायग्राम को भी एक्टिवेट करके रखता है। थ्रू उनके आसपास एक वास्ट डोमेन फॉर्म हो चुका था। इसी एरे डायग्राम के कारण ही जो लू फेंग था वो डीकिंग को भी सेव कर पाया था। तो लू फेंग के पास ये डायग्राम नहीं होता तो डीकी का बचना थोड़ा सा काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। वही थोड़े टाइम घूमने के बाद लू फेंग को एक जगह पे थोड़ी सी फॉग नजर आती है। लू फेंग के गॉड आई के थ्रू लू फेंग उस फॉग के थ्रू आराम से पेनिट्रेट कर लेता है एंड वहां पे लू फेंग को एक क्रीचर देखने के लिए मिलता है। काफी ज्यादा बड़ा टावरिंग क्रीचर जो कि लगभग 8 लाख बीस था। पूरी बॉडी व्हाइट कलर की स्केल से ढकी हुई थी। इसके आसपास काफी ज्यादा डेंस कोल्ड ऑरा था कि ये कुछ आइस टाइप का बीज जैसा कुछ था। फेंग इस बीज को पहचान लेता है। ये प्रो सोल वॉचर
वॉचर था। यहाँ पे कुल मिला के 15 ऐसे बीस्ट थे। जनरली ये जो बीस्ट होता है ये ग्रुप के अंदर ही रहता है। बीस्ट को देखते ही लू फेंग को इनमें लगे इंटरेस्ट आ जाता है। सारे लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स थे। जो बीस्ट होता है ये इवन हजार की संख्या के अंदर भी साथ में घूमता है। यहाँ पे फिर भी 15 थे। तो लू फेंग एक ट्राई देने के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि वो इन सारे के सारे बीस्ट को हंट करेगा। बीस्ट को देख के डी किंग भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। और डी किंग की कोई औकात नहीं है इन बीस्ट के सामने। इस वक्त उसके साथ लू फेंग था। लू फेंग के साथ मिलकर वो इन बीस्ट को तो हंट कर ही सकता था। लू फेंग इन बीस्ट को देख के समझ जाता है, उनके ऑरा को देख के सारे के सारे मिड स्टेज गॉड एम्पर लेवल के बीस्ट है। कुल मिला के वहाँ पे 15 मिड स्टेज गॉड एम्परर्स है, ऐसा आप समझ सकते हो। उन सब के साथ लू फेंग अकेला निपटने जा रहा है। डी किंग की वैसे भी कोई औकात नहीं है। मुझे माफ करना, मैं डी किंग को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहा हूँ, बट गाइस क्या करूँ यार, डी किंग की सही में इस जगह पे कोई भी औकात नहीं है। लू फेंग होता है वो इन बीस्ट को स्कैन करके एक चीज पहचान लेता है। इन लोगों की जो अटैकिंग एंड डिफेंसिव एबिलिटीज है इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। ये बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो डी किंग से कहता है हंट करने में तुम भी मेरी मदद करना। किंग लू फेंग से कहता है ठीक है, मैं उनके एस्केप रूट्स को ब्लॉक करूंगा, यानी कि मैं उन्हें भागने से रुकूंगा। वो जो 15 प्रो सोल वॉचर्स होते हैं आसपास की सराउंडिंग को स्कैन कर रहे थे कि जो ऑब्जर्वेशन एबिलिटीज थी डेफिनेटली लू फेंग से काफी ज्यादा कम थी। चिल उन्हें अपने आसपास की सराउंडिंग का काफी अच्छा खासा अंदाजा था। सारे प्रोस डीमन एक ही जगह पे इकट्ठा हुए थे, पेशेंटली वेट कर रहे थे अपने शिकार का। जैसे उनका शिकार आएगा वो एकदम से उसे धप्पा कर देंगे। लो लेवल के हुनियान बीस्ट थे, डेफिनेटली इन लोगों के अंदर नेचुरल टेंडेंसीज थी प्रैक्टिशनर्स को हंट करने की। इस सेकंड के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग की एंडलेस ब्लड ओशन होती है वो चारों तरफ पूरी तरीके से फैल जाती है। ब्लड ओशन होती है ये उन 15 के 15 प्रोस डिमंस को कवर कर लेती है। जो 15 प्रोस डिमंस थे वो एक तरीके से क्लाउड जैसे लग रहे थे, मैसिव क्लाउड की तरह। अभी वो जो 15 मैसिव क्लाउड होता है वो इस वक्त लू फेंग की ब्लड रिवर के अंदर फ्लो कर रहे थे। वो जो प्रोस सोल वॉचर्स होता है वो एकदम से शॉक हो जाते हैं एंड वो कहता है प्रैक्टिशनर्स हमारे ऊपर अटैक हुआ है जल्दी। बाद एकदम से वो लू फेंग एंड डी किंग को स्कैन करता है। बाद वो लू फेंग एंड एम्पर क्वीन के करीब आने की कोशिश करता है। लू फेंग की ब्लड ओशन बॉडी के अंदर लगातार बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती है जो कि इनको इनके पास आने से रोक रही होती है। वो जो 15 प्रोस डीमंस होते हैं उनमें से एक कहता है बंदा ब्लड वेव्स को कंट्रोल कर रहा है, 8 स्टेज गॉड एम्पर लग रहा है। ये जो दूसरा वाला बंदा है वो काफी ज्यादा वीक है, हम सब लोग साथ में काम करें, हम लोग यहाँ से ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, यहाँ से भाग सकते हैं। उसके लिए एक एल्डर इतना थ्रेट नहीं था। कुल मिला के वो लू फेंग को कम आंक रहे थे। गाइस अगर नॉर्मली एक आध एल्डर होता है लोग उसे आराम से मार देता है, 2 या फिर 3 एल्डर के ग्रुप होता है तब इन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इस वक्त बस लू फेंग अकेला था जो कि लेट स्टेज गॉड एम्पर था। जब हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो 15 प्रोस सोल वॉचर्स होता है वो एक साथ मूव करते हैं एंड काफी सारा आईसी ऑरा रिलीज करता है। लोगों के जो प्रोस क्लाउड से वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, कारण एक मैसिव प्रोटेक्शन बैरियर बन जाता है। लू फेंग की वो जो ब्लड सी की वेव्स थी उनको रोक रहा था कि एक क्लाउड की दीवार बन चुकी थी उनके सामने। फ्री फायर के अंदर ग्लू वॉल होती है। ये बात वो जो प्रोस डीमंस होता है वो लू फेंग की तरफ दिखते हुए कहता है टिशनर मरने के लिए तैयार हो जाओ। के साथ वो जो बड़ा सा मैसिव क्लाउड था कि एक बैरियर बन के बैठा था वो अचानक से एक बड़े से जिंजेटिक क्लॉ के अंदर चेंज हो जाता है। वो लू फेंग की तरफ काफी तेज से आगे बढ़ रहा था। फेंग काफी कोशिश करता है रेजिस्ट करने की, लेकिन उसके बाद भी वो जो बड़ा सा क्लॉ होता है वो लू फेंग को चोट पहुंचा देता है। फेंग की जो बॉडी होती है वो एकदम से शैटर हो जाती है। बॉडी से काफी सारा खून निकलता है। उसका खून गिर के एंडलेस ब्लड सी के अंदर ही गिरता है। अगली सेकंड के अंदर उसकी सारी की सारी चोटें हील हो जाती है। लू फेंग था वो पूरी तरीके से स्पेशलाइज था अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। साथ ही साथ उसकी जो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक्स थी वो भी एक अलग ही लेवल के ऊपर थी। लेकिन इस बॉडी के साथ उसकी जो फिजिकल कॉम्बैट स्किल्स है वो काफी ज्यादा लैक करती है कि इस बॉडी के साथ वो आराम से अपने ओपोनेंट्स को कोरोड कर सकता है, उन्हें ट्रैप कर सकता है, उन्हें इम्प्रिजन कर सकता है। और क्लोज कॉम्बैट के अंदर फाइट करने की बात आए बॉडी ये थोड़ी सी वीक है। साथ वो जो प्रोस डीमंस होता है वो आपस में बात करते हैं एंड फिर वो कहता है इस बंदे की ब्लड सी को डिवॉर करना शुरू कर दो। जैसे हम इसकी ब्लड सी को डिवॉर करेंगे इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो 15 के 15 प्रोस डीमंस होता है सारे एक साथ मिलकर लू फेंग को डिवॉर करना शुरू कर देता है। के थ्रू काफी ज्यादा तेजी से लू फेंग की जो ब्लड सी होती है वो इन लोगों की बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है काफी ज्यादा पावरफुल लाइट की बीम जो अचानक इन वेव्स के अंदर से निकलती है और उन 15 में से एक प्रोस सोल वॉचर की सीधा छाती के आर पार हो जाती है। फिर थ्रू डायरेक्टली उसका जो लाइफ कोर होता है वो शटर हो जाता है और वो जो प्रोस डीमन होता है वो जगह पे ही मर जाता है। इवन उसके जो कॉप्स होता है वो भी नथिंगनेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसका ब्लड बचा हुआ था वहाँ पे। इस देख के वो जो बाकी के 14 प्रोस डीमंस होते हैं वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि इस बंदे की जो एंडलेस ब्लड सी है उसके अंदर काफी सारी फॉर्मेशन है, लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है। जल्दी जल्दी इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इतनी छोटी लू फेंग की ब्लड सी होगी उतना ही कम उसके फॉर्मेशन की पावर होगी। इसी साथ वो जो मैसिव क्लाउड होता है वो एक साथ लू फेंग को ड्रेन करना शुरू कर देता है। तो लू फेंग होता है जब उनकी इन चाल को देखता है तो स्माइल करता है। एंड सारे के सारे जो नेचुरल बॉर्न हुनियान बींग्स है उनकी जो एबिलिटीज है वो सही में काफी ज्यादा बिजार है। डेफिनेटली लू फेंग को थोड़ा सा वीक जरूर फील हो रहा था। उसकी एंडलेस ब्लड सी काफी ज्यादा तेजी से इन लोगों के थ्रू ड्रेन हो रही थी। गाइस ये जो एंडलेस लू फेंग की ब्लड सी है ये बस उसके एनर्जी का बस 1% हिस्सा है। ये चीज इन लोगों को नहीं पता। फेंग को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता ये कितना ही चूस ले लू फेंग को। फेंग तो खुशी खुशी चुसवा रहा था खून, कुछ और मत समझना। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये सारे के सारे जो प्रोस डीमंस होता है वो लू फेंग की ब्लड सी को लगातार सक करते रहता है। जो लू फेंग होता है वो थोड़ी सी एक्टिंग करता है इस जगह पे आपको कमजोर दिखाने की, यानी कि वो ऐसा
दिखा रहा था कि इन लोगों के ब्लड सी को सक करने के कारण उसकी जो एबिलिटीज है वो कम हो रही है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो एक एक करके इन प्रोस डिमंस को मार रहा था कि उसकी ब्लड सी के अंदर से टाइम टाइम के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल लाइट की बीम निकलती थी कि एक ही बीम एक प्रोस डिमन के जो लाइफ कोर होता है उसे आर पार करके शेटर कर देती थी। टाइम के साथ इन लोगों के एक के बाद एक सारे के सारे जो साथी होते हैं वो मरते जाते हैं, बट इन लोगों को भरोसा हो रहा था कि इनकी जो टेक्निक है ये काम कर रही है। वैसे भी लू फैंग की ब्लड सी को ब्रेक थ्रू करते यहाँ से भागना काफी ज्यादा मुश्किल था। साथ ही साथ जो लू फैंग था वो टाइम टाइम के ऊपर उनको ऐसा एहसास दिलाता था जैसे कि वो लोग कामयाब हो रहा है लू फैंग को ट्रैप करने में, लू फैंग को कमजोर करने में। की मदद से वो और ज्यादा तेजी से लू फैंग को कंज्यूम कर रहे थे। लू फैंग को इन सब चीजों से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक्टिंग कर रहा था कमजोर होने की ताकि ये जो प्रोस डीमंस है ये यहाँ से भाग ना सके, यानी कि वो भागने के बारे में ना सोचे, ताकि लू फैंग बारी बारी से इन लोगों को खत्म कर दे। एक साथ लू फैंग भी इन सबको नहीं मार सकता था, मार तो सकता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो सारे के सारे एक साथ भागने की कोशिश करता है। लू फैंग की जो ब्लड ओशन सी थी साथ उसका एलिमेंटल आर्ट और साथ ही साथ उसका इमोर्टल आर्ट, ये दोनों की दोनों चीजें जुड़ी हुई थी, के कारण उसकी ब्लड सी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इन लोगों की जो सोल एबिलिटीज थी के थ्रू वो लू फैंग की ब्लड सी को जमा के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, काम नहीं आ रही थी। लू फैंग देखता है कि ये लोग भाग रहे हैं, इसलिए वो थोड़ी सी और एक्टिंग करता है। तुरंत जो लू फैंग का सॉलिडिफाइड फिगर था वो एक स्नेक के पाइथन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से भागने की एक्टिंग करता है, यानी कि वो उसके ब्लड सी के अंदर इधर से उधर भाग रहा था। एक प्रोस डीमन उसका पीछे करता है, जैसे वो पीछे आता है तुरंत उसके हार्ट को चीर दिया जाता है लाइट की बीम से। कुछ प्रोस डीमंस को इसी तरीके से लू फैंग खत्म करता है। अचानक से जो लू फैंग होता है उसकी बॉडी एक जगह से बाहर निकलती है। जो लू फैंग की एंडलेस ब्लड सी होती है वो एक जगह पे गैदर होकर एक बहुत बड़ा सा टावरिंग फिगर बनाती है। लू फैंग के क्लॉस काफी ज्यादा शार्प थे। लू फैंग को इन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इन लोगों की जो आबादी थी वो ऑलरेडी आधी से भी आधी हो चुकी थी। फैंग तुरंत अपना पंजा घुमाता है एंड उसके एक ही पंजे के अंदर दो प्रोस डीमंस जगह पे खत्म हो जाते हैं। इस देख के जो बाकी के प्रोस डीमंस होते हैं वो एक चीज समझ जाते हैं, टाइम से जो लू फैंग था वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था, वो जानबूझ के एक्टिंग कर रहा था कि वो कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इतने टाइम से उसे घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे के सारे एक साथ भागने की कोशिश करते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के वो जो 7 प्रोस डीमंस होते हैं वो 7 लाइट की बीम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जो लाइट की बीम्स थी इनके अंदर उनकी सोल एनर्जी थी, जिसके थ्रू वो काफी ज्यादा आसानी से लू फैंग की ब्लड वेव्स के थ्रू पास होते हुए आगे निकल पा रहे थे, कि उसको चीरते हुए डायरेक्टली बाहर निकल रहे थे। तभी लू फैंग जो होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है लेट स्टेज डीमन के सामने तुम्हारी जो एबिलिटीज है वो कुछ भी नहीं है। जैसे लू फैंग अपने हाथों को वेव करता है, जो लू फैंग की एंडलेस ब्लड सी होती है वो काफी ज्यादा तेजी से ट्विस्ट एंड टर्न खाने लग जाती है। एक बहुत बड़ी सी लहर आती है कि एक ही लहर के अंदर उन 5 लाइट की बीम्स को ट्रैप कर लेती है, कि एक ही अटैक के अंदर 5 प्रोस डीमंस का काम तमाम हो जाता है। लास्ट में बस 2 ही प्रोस डीमंस बचे थे, उनमें से एक को लू फैंग अपने लाइट के बीम के कारण मार देता है एंड जो दूसरा जो लगभग भाग ही चुका था एम मोमेंट के ऊपर जो एम्पर क्वीन होता है वो पकड़ लेता है, स्क्वाड फॉर्मेशन की मदद से उसको भी मार देता है। इसी के साथ इन लोगों ने डू ओवर से स्क्वाड कर लिया था, के अंदर तो 4 लोग होता है लेकिन यहाँ पे 15 प्रोस डीमंस थे। गाइस अभी आप लोगों को समझ आया, अगर ये प्रोस डीमंस स्टार्टिंग में ही भागना शुरू कर देते इधर से उधर, लू फैंग के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होती इन लोगों को पकड़ने के लिए। जो लू फैंग था वो जानबूझ के एक्टिंग कर रहा था, ये जो प्रोस डीमन है ये उसके साथ उलझे रहे फाइट के अंदर। टाइम के साथ जो लू फैंग है वो धीरे धीरे करके इनकी संख्या कम कर दे। उन सारे के सारे प्रोस डीमंस को मारने के बाद जो लू फैंग होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। एम्पर क्वीन भी खुश होते हुए कहता है मुझे सही में भरोसा नहीं हो रहा कि हमने उन सारे के सारे प्रोस डीमंस को मार दिया। 15 प्रोस सोल वॉचर्स की जो कीमत होगी वो बाहर कम से कम 200 मिलियन यूनियन क्रिस्टल्स के आसपास होगी। इसलिए काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसने भी इस फाइट के अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था, एक प्रोस डीमन को तो मारा ही था कम से कम। पर लू फैंग कहता है चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। लोगों को पता था कि मे बी यहाँ पे दूसरा प्रोस डीमन का ग्रुप आ सकता है, अगर वो आ गया तो ये लोग काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कुछ प्रोस डीमंस की जो संख्या होती है वो 1-1000 तक भी चली जाती है, मतलब इन लोगों के ग्रुप की। इससे पहले कि कोई और प्रोस डीमन का स्क्वाड इन लोगों को देखे ये लोग पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं। जस्ट लू फैंग के जाने के बाद ही उसी जगह पे हम लोग को एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रोस डीमन देखने के लिए मिलता है, जिसके कुल मिला के 9 असर थे। उसके बॉडी से निकलने वाला ऑरा सही में एक अलग ही लेवल का था। लू फैंग कुछ टाइम और यहाँ पे रुक जाता, लिटरली उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती। ये जो प्रोस डीमन था ये लीडर नजर आ रहा था, अगर ये लीडर है तो इसके अंडर में काफी सारे प्रोस डीमंस होंगे। प्रोस डीमंस होता है वो आसपास स्कैन करता है, कोशिश करता है लू फैंग को ढूंढने की, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। ये जो बात होती है काफी ज्यादा तेजी से फैल जाती है उन प्रोस डीमंस के टेरिटरी के अंदर। हम लोग को एक प्रोस डीमन देखने के लिए मिलता है जो कहता है अंडर में जो स्क्वाड थी पूरी तरीके से इनहेलेटेड हो गई, इसे एक भी नहीं बचा। तो इस डीमन की आवाज में हम लोग को काफी ज्यादा गुस्सा देखने के लिए मिल सकता था। ये जो हुनियान बींग्स है यहाँ पे काफी सारे अलग अलग रेसेस के हुनियान बींग्स है, इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग इन लोगों ने आपस में टेरिटरीज बांट के रखी है। रेड एंड ये सारे के सारे जो हुनियान बींग्स है वो सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ है। लू फैंग ने एल्डर्स की टेरिटरी के अंदर जाके हुनियान लाइफ फॉर्म्स को हंट किया था, पर ये हुनियान लाइफ फॉर्म लू फैंग को इसी तरीके से जाने देंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। एक दूसरा प्रोस वॉचर होता है जिसका नाम यांग चैंग होता है, वो कहता है मैं ऑलरेडी जितनी भी चीजें हुई है वो सारी की सारी सरीन वैली के अंदर रिपोर्ट कर दी है, तो हमारे एक लीडर उन लोगों को उन मर्डर्स को हंट करने के लिए चले भी गए होंगे सरीन वैली के अंदर। एक दूसरा प्रोस वॉचर कहता है यानी वो दिन दोबारा से कब आएगा जब हम लोग वापस से किसी सिटी को कॉन्कर करेंगे, किसी सिटी को कॉन्कर करने के बाद ही हम लोग अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरा प्रोस डीमन
डीमन कहता है एग्जैक्टली मुझे याद है जब हम लोगों ने लास्ट टाइम बोयांग सिटी को कॉन्कर किया था, हमारा जो परिवार है वो काफी अच्छी तरीके से फला फूला था। फॉर्चुनेटली एक सिटी को डिस्ट्रॉय करना ये इतना ज्यादा आसान नहीं है। यहाँ होली रिलम के अंदर कुल मिला के 5 मेजर सिटीज है। उन 5 मेजर सिटीज के अंदर काफी बड़े बड़े फॉर्मेशन डायग्राम्स है कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इन सिटीज को काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन के द्वारा बनाया गया है, यानी कि युआन के द्वारा। वैसे चिपटन हम लोग को वो 9 हेडेड प्रोस सोल वॉचर देखने के लिए मिलता है कि ये वही प्रोस डीमन है जो कि लू फेंग को देखने के लिए गया था। तब तक लू फेंग वहां से निकल गया था, आसपास के एरिया को पेट्रोल करके एंड एक रिपोर्ट बना के भेजता है एंड कहता है फूंकता है मिला के एक लेट स्टेज का ब्लड डीमन एलसी एंड साथ ही साथ 15 मिड स्टेज प्रो सोल वॉचर्स को हंट किया गया है। ये हमारे डोमेन के अंदर एल्डर नया था एंड उसने हमारे एरिया के अंदर आते ही हंट करना शुरू कर दिया। ये चीज सुनने के बाद उनका वो जो चीफ हंटा था वो काफी गुस्से में आ जाता है। गाइस ये जो बीस्ट था ये कोई आइस टाइप का बीस्ट नहीं था, बीस्ट एक तरीके का ठंडर टाइप का बीस्ट था, यानी कि कुछ राइचू जैसा दिख रहा था। एक परफेक्ट स्टेज का बीस्ट था। कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे टेरिटरी के अंदर आके मेरे लोगों को हंट करने की। वो जो थंडर बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा तेजी से लू फेंग की और काफी ज्यादा तेजी से भागने लग जाता है। जिस डायरेक्शन के अंदर लू फेंग गायब हुआ था उस डायरेक्शन के अंदर। गाइस ये जो एल्डर हंटिंग जोन है जहाँ पे लू फेंग अभी जाके बकचोदी पेल गया है, जो जगह है ये काफी सारे मल्टीपल लीडर्स के बीच में डिवाइडेड होती है। सरीन वैली के अंदर अगर आप एक बीस्ट को यानी कि एक लीडर को भी मार देते हो, कारणपुर के पूरे सरीन वैली के जितने भी लीडर्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ ट्रिगर्ड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को ब्लैक स्पेस क्राफ्ट के अंदर लू फेंग एंड साथ ही साथ एम्ब्रो क्विंग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ से दुम दबा के भाग रहे थे। क्विंग कहता है हम लोगों ने कुल मिला के 15 मिड स्टेज के प्रो सोल वॉचर्स को मारा, में से एक भी भाग के नहीं जा पाया। इनकी जो वैल्यू है वो डेफिनेटली उस ब्लड डीमन एलसी से भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। डेफिनेटली थ्रेड के मामले में वो जो ब्लड डीमन एलसी था वो ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो बस संख्या में एक ही था। इन जो प्रोस डीमन था इस संख्या के अंदर 15 थे। इन लोगों की जो वैल्यू है वो लगभग 200 मिलियन के आसपास पहुंच गई होगी। जो लू फेंग होता है वो अंदाजा लगा के कहता है एक लेट स्टेज गॉड एम्पर लेवल का जो ब्लड मून एलसी होता है वो तो हाईली वैल्यूएबल होता है उसके टॉक्सिक पॉइजन के कारण। उसकी जो कीमत है वो लगभग 150 मिलियन यूनियन क्रिस्टल्स के आसपास होगी। एडिशनली जो उनको मिलिट्री क्रेडिट्स मिलेंगे हिसाब से 10 मिलियन मेरिट्स उसको और मिलेंगे। कुल मिला के उस पॉइजन टाइप के डीमन को मारने से लू फेंग को 160 मिलियन यूनियन क्रिस्टल मिलेंगे। मीनवाइल वो जो 15 प्रो सोल वॉचर्स थे के मेरिट पॉइंट्स को कैलकुलेट करके उनकी जो टोटल कीमत आती है वो होती है 190 मिलियन यूनियन क्रिस्टल्स। स्माइल करते हुए कहता है आ चुका है घर जाने का। फेंग का जो ओरिजिनल गोल था वो ये था कि वो 2 लेट स्टेज के गॉड एम्परर्स को हंट करे, लेकिन ऑलरेडी वो काफी कुछ हंट कर चुका है, तो अभी यहाँ पे रुकने का कोई भी मतलब नहीं था। किंग कहता है वैसे भी ये जो एल्डर हंटिंग जोन है ये काफी ज्यादा डीप है, एनिमी के टेरिटरी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बींग्स रहता है। जब लू फेंग यहाँ से जा रहा होता है तो वो मन ही मन सोच रहा होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लिटरली काफी ज्यादा वीक है, कि उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ अभी भी एल्डर हंटिंग जोन के अंदर जाके हंट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो लू फेंग के पास उसके ट्रेजर्स थे जिसके बलबूते वो वहाँ पे हंट कर पा रहा है। जो नॉर्मली एल्डर्स होते हैं जो कि इस एरिया के अंदर हंट करते हैं, ऐसे एरिया के अंदर नहीं जानते, वो अपने क्लोन को बेचते हैं जिनके पास इतने ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स नहीं होते। जो लू फेंग था भले लू फेंग कभी अवतार ही गया था, लू फेंग के इस अवतार के पास काफी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स थे, कि उसका पाम क्लॉ और साथ ही साथ उसका इमोर्टल हार्ट। सोच रहा था कि कब वो दिन आएगा जब लू फेंग वहाँ पे आराम से हंट कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स के। लू फेंग सोचता है उसे काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है यहाँ पे आते हुए, जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, उसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। लू फेंग इतना ज्यादा फास्ट होने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा है कि वो स्लो रह रहा है। जो एम्पर क्वीन होता है वो लू फेंग को एक अलग ही नजरिए से देख रहा था। अभी फेंग ऑलरेडी सारे के सारे युलान सिटी के एल्डर्स में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फेंग के लिए डेफिनेटली एल्डर्स कुछ भी नहीं है। जो लू फेंग है वो उन 3 पैलेस मास्टर्स को भी अपने नजर के अंदर नहीं देखता। फिर सोच रहे होता है क्या लू फेंग के ग्रोथ के साथ पूरे के पूरे युलान सिटीज के अंदर के जो गवर्निंग लॉज है वो सारे चेंज होने वाले हैं, जैसे कि लू फेंग ने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के लॉज को चेंज किया था, साथ ही साथ ओरिजिनल वर्ल्ड के भी। इस तरीके से अगर लू फेंग पूरी की पूरी युलान सिटी के अंदर मोस्ट पावरफुल फिगर बन जाता है तो डेफिनेटली यहाँ के लॉज को भी चेंज कर सकता है। फिर एम्परर किंग कहता है लू फेंग इस बंदे के अंदर जितना था पोटेंशियल है के हिसाब से ये युलान सिटी के अंदर तो नहीं रहने वाला। इसके नजरिए में डेफिनेटली युलान सिटी कुछ भी नहीं है, उसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है बस। उसके हिसाब से लू फेंग अगर यहाँ पे इवन कब से ज्यादा पावरफुल बन भी जाता है के बाद भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला है यहाँ पे। तभी ये सब लोग जब ये सारी चीजें सोच रहे होते हैं ना, आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी अचानक से क्योंकि स्पेस क्राफ्ट के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल थंडर बोल्ट एक्सप्लोड होता है। तब ठीक उनके स्पेस क्राफ्ट पे नहीं होता, थोड़ी सी दूरी के ऊपर होता है। इसके ऑरा को फील करते लू फेंग एंड डी किंग इन दोनों की फटकी 1000 हो चुकी थी, दोनों पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके थे। किंग इस थंडर की तरफ देखते ही समझ जाता है ये ऑरा उस ब्लड डीमन एलसी से भी ज्यादा पावरफुल है, कि वो पॉइजन टाइप का डीमन जिसको लू फेंग ने मारा था। जो लू फेंग होता है उसके दिल के अंदर भी उसे काफी ज्यादा पावरफुल वार्निंग्स महसूस हो रही थी। लू फेंग को फाइनली खतरा महसूस हो रहा था। सेकंड के अंदर वो इस फिगर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फिगर हुनियन होंगटी क्लैन से था। ये फायर एम्पर एक परफेक्ट लेवल का गॉड एम्पर था। ज्यादा पावरफुल फिगर को देख के इवन लू फेंग की भी चड्डी गीली हो चुकी थी। फेंग समझ जाता है ये जरूर
हुनियान हुंगटी होगा जो कि लीडर होगा। हुनियान हुंगटी क्लैन है वो काफी ज्यादा छोटी सी रेस है, पूरे के पूरे क्लैन के अंदर बस एक ही परफेक्शन लेवल का गॉड एम्पर होगा, यूलान सिटी के आसपास के एरिया के अंदर स्टे कर रहा होगा। ये डेफिनेटली पूरी तरीके से अनडिस्प्यूटेड लीडर होगा। वही वो जो क्रीचर होता है वो इस पर काफी ज्यादा गुस्से में लू फैंग को देख रहा होता है। जो लू फैंग होता है वो सबसे पहले एम्पर क्वीन को अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर फेंक देता है। एम्पर क्वीन की कोई औकात नहीं थी, जी बोलो तो इस डेमन के सामने लू फैंग की भी कोई औकात नहीं है। अभी तक का मोस्ट पावरफुल अपोनेंट है जो लू फैंग को मिला है इस जगह पे आने के बाद। लू फैंग की डेफिनेटली इसके सामने कोई औकात नहीं है। फैंग बस यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था फिलहाल। ये जो थंडर बीस्ट था वो लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल था कि इवन वो जो 3 पैलेस मास्टर होता है इस बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। फैंग उस पॉइजन टाइप के बीस्ट को भी अपने ट्रेजर्स के बलबूते मार पाया था। बीस्ट के सामने डेफिनेटली लू फैंग की कोई चांस नहीं थी। बीस्ट लू फैंग की तरफ गुस्से में देखता है, कहता है हिम्मत कैसी हुई मेरे डोमेन के अंदर हंट करने की, जरूर कोई न्यूली अपॉइंटेड एल्डर होंगी यूलान सिटी के। आज तुम्हारा ये जो क्लोन है वो यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला। इसी के साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल डिवास्टिंग फोर्स इरप्ट होता है लू फैंग की तरफ। काफी ज्यादा बड़ा थंडर का अटैक कि सीधा लू फैंग के आर पार हो जाता है। लू फैंग को इस अटैक से बचने का मौका भी नहीं मिलता। जो लू फैंग था उसने अपने अंदर जो इमॉर्टल हार्ट था उसे एक्टिवेट कर लिया था, के कारण उसकी जो डिफेंसिव एबिलिटीज थी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके सेल्स लगभग इमॉर्टल हो चुके थे। उसके कारण भी ये जो झटका होता है ये लू फैंग को इतना जोर का पड़ा था। सेकंड्स के लिए जो लू फैंग था उसका विजन पूरी तरीके से ब्लर हो जाता है। स्टिल वो इस झटके को सह लेता है। ये चीज देख के वो जो बीस्ट होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि उसके एक अटैक के अंदर लू फैंग नहीं मरा एंड अपनी जगह पे ही खड़ा है, क्योंकि ये जो अटैक था ये लू फैंग के काफी जोर से पड़ा था। लू फैंग मन ही मन कहता है इस बीस्ट के लॉन्ग रेंज के अटैक को एक टाइम में सह सकता है। अगर इस बीस्ट ने पास से लू फैंग के ऊपर अटैक कर दिया तो लू फैंग की डेफिनेटली खटिया खड़ी हो जाएगी। फैंग को इससे थोड़ी सी दूरी बना के यहाँ से जल्दी से भागने का कोई ना कोई चांस ढूंढना होगा। उस बीस्ट का दिमाग खराब हो जाता है कि वो एक अटैक में लू फैंग को नहीं मार पाया, इसलिए वो डायरेक्टली लू फैंग की तरफ काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए चार्ज हो जाता है। अच्छा लग रहा था एक बहुत बड़ी थंडर की बीम लू फैंग की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आ रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं ऑलरेडी सारे के सारे एपिसोड्स को कवर कर चुका हूँ जो भी अभी तक रिलीज हुआ है। बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर कवर नहीं किया वरना 1 घंटे के ऊपर वीडियो चली जाती। मेरा मन भी नहीं था कि बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैं कवर करूँ। ज्यादा डिटेल के अंदर भी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है नॉवल के साथ। मैंने अभी ये जितना रिकॉर्ड किया इतना रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को 4-5 घंटे लग गए। तो मेरी औकात नहीं है इससे ज्यादा रिकॉर्ड करने की एक दिन के अंदर। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। काफी अच्छा लगा मुझे कि लास्ट एपिसोड के अंदर आप सभी लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया। व्यूज के अंदर घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टिल जितने लोगों ने कमेंट किया था इतने सारे कमेंट इतने दिनों के बाद पढ़ के सही में दिल खुश हो गया। लगा कि चलो कोई अभी भी है जो कि मेरे वीडियोस का इंतजार करता है। तो चलो कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। जो लोग मेरे सेकंड चैनल के बारे में नहीं जानते वो जाके उसे सब्सक्राइब कर दो जल्दी। उसके ऊपर रेवरेंड इंसैनिटी की एक बहुत लंबी वीडियो आने वाली है। इसके अंदर मैंने लगभग 100 चैप्टर्स कवर किया है। उस वीडियो के बाद मैं अपने मेन चैनल के ऊपर उसका नोवेल स्टार्ट करने वाला हूँ। ये बात सोलो स्टार की तो वो हफ्ते में 1 आध बार आती रहेगी गाइस। एक हफ्ते के अंदर 4-5 ही चैप्टर्स अपडेट होता है क्योंकि बीच बीच में राइटर ब्रेक भी ले लेता है। 4-5 चैप्टर मेरे एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाता है। तो रेवरेंड इंसैनिटी को कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।